तो अभी हम कैसे करेंगे, सेल्स में क्या जाएगा, तो पहले यूटिलिटी खोलने दो मुझे। Due to some reasons it is not getting open. ठीक है, गो फॉर अनेबल्ड एडिटिंग। जो भी आपका नंबर है वो डाल दो। ठीक है, तो अपने शीट में क्या जाएगा, सॉरी नया लैपटॉप है, ये टैक्सेबल है। इसका टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स कितना है वो हमने इधर किया भी था बाय द वे, बाइफरकेशन नीचे, बट ऊपर भी कर सकते हैं। ये टैक्सेबल टर्नओवर है। ये शीट में जो भी चीज़ डालना है यू हैव टू डू कंट्रोल ऑल्ट वी। उसके पहले ये एनेबल कंटेंट करना है, ये भूल गया था मैं। यू हैव टू डू कंट्रोल ऑल वी एंड पेस्ट एस CSV और टेक्स्ट, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ठीक है। देन IGST, ये हमेशा ध्यान में रखना है, पूछा क्या है IGST पहले पूछा है या जो भी है। हाँ, अभी ये डालना है, आप कॉपी कर लो क्योंकि इसमें एग्जाम में टैक्सेबल नहीं है, तो यू कैन जस्ट कॉपी। पेस्ट करते समय कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, समझो नहीं हो रहा है तो डू इट 1-1। ठीक है, ये और ये लिंक दी रहती है, जनरली सेम रहता है। अभी ये अपने को डालना है, कहाँ गया, इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अनरिलेटेड एग्जाम्प्टेड। ठीक है, वो कितना आएगा, वो इधर आएगा। आप ये टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर डालना है। ठीक है, सो एवरीबडी ऑन दिस स्टेप, ये आ गया सबको, आ गया कि नहीं आ गया। अभी ट्रिक क्या है कि इसमें क्या डालना है, राइट। हाँ, तो ये ISD का है, ये रिवर्स चार्ज का है। ये इंपोर्ट का रिवर्स चार्ज का है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी के टाइम टैक्स भरा होगा IGST, तो वो डालना है। ठीक है, ये रिवर्स चार्ज का डालना है। जो रिवर्स चार्ज आप इंपोर्ट पे भरोगे वो ऊपर डालना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जनरली, और जो अदर पे भरोगे वो इधर डालना है। ठीक है, अभी हमारा किधर आएगा, हमारा तो कुछ ऐसा रिवर्स चार्ज है नहीं, हमारा ऑल अदर ITC में आएगा। अभी ITC कितना आएगा हमारा, सो लॉजिकली वी विल हैव ITC, ये क्यों नहीं आया, दिस इज अवर ITC राइट। टोटल जो ITC लिया मैंने वो मेरा ITC है। सो ठीक है, ये मेरा ITC है। ठीक है, अभी ये 42-43 में ये जो है, इसका जो हमने रिवर्सल दिया था, कितना रिवर्सल दिया था, किधर निकाला था हमने, हाँ ये। ठीक है, इसको जनरली जो भी रिवर्सल्स है उसको राउंड टू 2 डिजिट करना, या 0 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है,
ये सबका ऐसे ही आ रहा है कि मेरा ही आ रहा है? ये फॉर्मूला नाही लावला है इथे एक्चुअली, और ये वो प्रोटेक्ट करके दिख रहा है। अभी ये जीएसटी में आपको बताना पड़ेगा, फिर वो यूटिलिटी चेंज करेंगे, ठीक है? नहीं तो आप ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो। मैं ऑनलाइन इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी का रिटर्न सबमिट हो गया तो वो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? सो इधर और इधर सेम फिगर आएगा। अभी आप बोलोगे परचेस कहाँ से किया, वो कहाँ डालोगे? परचेस हम जो करोगे, ठीक है? तो परचेस का डेटा टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स, टोटल वैल्यू ऑफ परचेस किधर भी नहीं जा रहा है, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स का परचेस किधर भी नहीं जाएगा, बराबर है? हाँ, सो परचेस में आपको इधर डालना नहीं है, एंड दिस बिकम्स योर डेटा, बराबर है? एनी डाउट्स? इधर भी सेम वैल्यू आएगा, बट ड्यू टू सर्टन रीजन वो पेस्ट नहीं हो रहा है इसके लिए। एक सेकेंड ना, ये मैं क्यों दिख रहा हूँ? यस, एक्सपोर्टची व्हॅल्यू इथे जाते, जर का विथ टॅक्स भरला आणि विदाउट टॅक्स भरला इथेच जाते, ठीक आहे? त्याच्यावरती जर का टॅक्स भरला असेल तर तुम्ही ती बाजूला ती टॅक्सची फिगर येते। एक्सपोर्ट का फिगर बी में जाएगा, ठीक है? इधर आईजीएसटी भरने का ऑप्शन है, राइट? हो गया सबका? खाली करू एवढंच और का? हाँ, वो आईटीसी है ना, इनपुट टैक्स है तुम्हारा। ब्रोकरेज तुमको लगाएगा ना वो, ये क्या है? हाँ, ब्रोकरेज तुमको लगाएगा ना वो, ब्रोकरेज ब्रोकरेज तुमको लगाएगा ना। हमने क्या एज्यूम किया कि वो शेयर्स का ब्रोकरेज है, तो हमने पूरा डिसअलाउ किया। अगर वो कमोडिटी का ब्रोकरेज रहता तो वो पूरा अलाउड होता, बराबर है? आपका क्वेश्चन क्या है? सेल्स में किधर ब्रोकरेज लिया? सेल्स में ब्रोकरेज नहीं लिया। ये फिगर गलत है, ये सेम ही फिगर आएगा। मैं कुछ हाँ, हो गया क्या गलती से? कैसे रे? ये इधर का ही टोटल लिया मैंने। ऐड है क्या 90? नहीं। सो ब्रोकरेज मैंने ये इनवर्ट सप्लाई शेयर्स के लिए एज्यूम किया था, तो इसके लिए हमने उसको डिसअलाउ किया कंप्लीटली इधर, ठीक है? तो टोटल डिसअलाउंस मेरा, तो इसमें परसेंटेज नहीं आएगा, जो भी एग्जाम्प्ट कमोडिटी के लिए है
वो पूरा का पूरा डिसअलाउ होगा। जो भी टैक्सेबल कमोडिटी के लिए वो पूरा का पूरा अलाउ होगा। जो भी कॉमन क्रेडिट है वो प्रपोर्शनेटली डिसअलाउ होगा। ठीक है, क्या हो गया? देखो अभी भी जो 3B आता है सिस्टम जनरेटेड, दैट डजन मीन दैट वही है। नहीं तो फिर रिटर्न फाइल करने क्यों बोलती गवर्नमेंट? वो डायरेक्टली हो गया फाइल जाओ, ऐसे ही बोलती ना। ठीक है, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी कि ये है। अगर 3B में गलत ही है डेटा तो यू कैनॉट क्लेम द क्रेडिट, राइट? बट देन यू शुड बी नोइंग दैट वो 3B में गलत है डेटा, बराबर है? 3B में मेरे को एक क्रेडिट एक्चुअली हुआ था, मेरे क्लाइंट को एक क्रेडिट आया 1 लाख रुपए का, टोटल 55,000। हमको हेड और टेल पता नहीं कहाँ से आया। हाँ, तो 3B में सिस्टम जनरेटेड 3B में ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी व्हाट इज़ लॉजिकल कि हमको क्रेडिट लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बराबर है? तो मैं 3B में कम दिखाऊंगा, हाँ, बिकॉज हमको समझा ही नहीं कहाँ से आया, मतलब एंड हाउ डू वी कॉन्टैक्ट? ठीक है, और हमने जिस नंबर हमको ढूंढ ढूंढ के मिला उस पर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। द नंबर फॉर वॉज इज फॉर CA, क्योंकि उसने CA का ही नंबर अपडेट, या CA ने उसका नंबर अपडेट किया रहेगा। तो हमने ट्राई किया, उसको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोलते ठीक है देखता हूँ करके वो जो बंद किया फ़ोन, वो बंद ही हो गया। वो क्रेडिट 8-9 महीने तक वैसे ही चल रहा था, फिर वो अचानक चला गया, क्रेडिट नोट आया। समझा ना? अभी प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। वाई द क्वेश्चन इज रिपीटेडली आंस्ड, और आपको भी पूछा रहेगा किसी ने। इट नॉट बिकॉज ऑफ दिस। हाँ, अभी रूल के हिसाब से अप्रैल टू मार्च का क्रेडिट हम सितंबर तक ले सकते हैं एज पर रूल, बराबर है? हाँ, फिर ये नया रूल जो अभी आया है जनवरी से, वो क्या कहता है कि अगर सिस्टम जनरेटेड 3B में से अगर आपने क्रेडिट ज़्यादा क्लेम किया है, ठीक है, तो हम उसको आउटवर्ड लाइबिलिटी में डाल के आपको पेएबल बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। सिस्टम जनरेटेड 3B से आपने ITC ज़्यादा क्लेम किया है तो आउटवर्ड लाइबिलिटी में डाल के, अगर सिस्टम जनरेटेड 3B से आउटवर्ड लाइबिलिटी आपने कम क्लेम किया है, उधर ज़्यादा है इधर कम क्लेम है, तो भी हम आपको आउटवर्ड लाइबिलिटी में डाल के पेएबल बोलेंगे। ठीक है, सो साउंड्स लॉजिकल, एवरीबडी इज हैप्पी कि साउंड्स लॉजिकल। अभी मुझे बताओ कि मैंने मार्च में एक क्लेम आया था, ठीक है, अभी मैंने सिस्टम जनरेटेड, फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, सिस्टम जनरेटेड 3B में मैंने मार्च में कम लिया था क्लेम। मेरे को सिस्टम जनरेटेड 3B में 1 लाख क्रेडिट आया था, मैंने 70,000 ही लिया। ठीक है, अभी मेरे को नोटिस आएगी क्या मार्च के लिए? नहीं आएगी, बराबर है, क्योंकि मैंने कम क्लेम किया। ज़्यादा क्लेम किया तो नोटिस देने वाले थे, कम क्लेम किया तो नोटिस देने वाले नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंड इन अप्रैल, आई रियलाइज्ड अरे मैंने तो गलती कर ली, बराबर है, ये तो मेरे को क्लेम नहीं करना चाहिए, मतलब क्लेम करना चाहिए था। तो रूल भी कहते हैं कि मैं 6 महीने तक क्लेम कर सकता हूँ। सो मैंने क्या किया, अप्रैल में मेरा 2 लाख का लेजिटिमेट क्लेम था, 2 लाख का क्रेडिट आया भी था मुझे, बट ये 30,000 मैंने जो क्लेम नहीं किया था, तो मैंने इधर 2,30,000 का क्लेम कर लिया, राइट? बराबर है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, अभी पॉसिबिलिटी है कि वो बोलेगा अरे 2 लाख का ही क्लेम एलिजिबल है, ये 2,30,000 क्लेम किया है, उसको नोटिस भेजो। दैट इज अ रिस्क दैट एवरीबडी इज फीलिंग कि आ सकता है once we file the return in the month of February the first month, so we will realize कि क्या होगा, राइट? हाँ, आइडियली क्या करना चाहिए? आइडियली इधर ही 1 लाख क्लेम करना चाहिए था, तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ। गुड, ऑन अ गुड सिनेरियो कि मेरा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मेरा गलती क्यों हो सकता है? आई एम परफेक्ट ना, आई शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक। दैट इज व्हाट GST एक्सपेक्ट्स यू टू डू। हाँ, ऑन अ लॉजिकल नोट, हाँ, ये क्लेम कर लो, झगड़ा कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं। ऑन अ प्रोफेशनल नोट, एज अ प्रोफेशनल हमारा काम बढ़ना चाहिए ना सर, कैसे क्या कर रहे हो? हाउ डू वी अर्न मनी?
हाँ, मतलब सोचो अगर मेरे पास इतनी स्क्रूटिनी कैसे सोचा कि बाकी का बंद कर दूंगा यार, वही काम बस। हाँ, माजगांव या बैंड्रा में ऑफिस ले लूंगा, उधर ही बैठ जाऊंगा, सिंपल है। जाके ऑफिसर को मिलना है, यही तो बताना है, देखो ये लास्ट टाइम से, ये टाइम तो छोड़ दो, चलो ऑर्डर लगे हो। हाँ, नोटिस आएगा तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं वही बोला कि ऑन अ लॉजिकल नोट यू शुड बी परफेक्ट, जो कोई होता नहीं है, हो ही नहीं सकता, लॉजिकल नहीं है। एक आध महीना ठीक है, हमेशा तो कोई नहीं हो सकता, राइट। सेकेंड थिंग, अगर गलती आए तो डिपार्टमेंट हैज टू बी रोबस्ट एंड डजंट वांट टू सेंड दिस टाइप ऑफ नोटिस, ठीक है। और प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर भेजी तो अच्छी बात है ना। गवर्नमेंट इज अलाउइंग प्रोफेशनल्स टू अर्न। सी देर शुड बी। हाँ, ये जो ऑर्डर है इनकी, ये जो ऑर्डर है इनकी, हाँ, दिस शुड नॉट बी ओनली दिस ऑर्डर, दिस शुड बी बैक्ड बाय रिवीजन ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। अगर मैंने मार्च में गलत क्लेम किया, कम क्लेम किया, ठीक है, मैं अप्रैल में ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, एग्रीड, हाँ, बराबर है उनका लॉजिक, बट मेरे को मार्च का तो रिवाइज करने दो। हाँ, देर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड कि ऑल द रिटर्न्स वी फाइल 3B मेनली इधर, उसको रिवाइज करने दो ना। अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है तुम इंटरेस्ट लगाओ ना, प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट भरेंगे हम लोग। इफ मैंने लाइबिलिटी अभी 1 रुपया बताई और क्लोज कर दिया, बाद में 1 लाख रुपया निकली, तो ले लो इंटरेस्ट भाई। बट हम्म, नहीं नहीं नहीं, 2B में 1 लाख दिख रहा था, ठीक है, बट आपने 70,000 लिया, क्योंकि आपको, हाँ, सी क्या होता है कि छोटा कंपनी रहेगा, यू हैव 10 पीपल टू आस्क, फोन करके पूछोगे कि ये किसने किया, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अभी एक हमारी कंपनी जिसका अभी एनुअल रिटर्न एक्चुअली मेरे को दिखाना था, बट देखते हैं अभी कैसे दिखा, क्योंकि दे रिफ्यूज टू गो लाइव, बोले कि लाइव नहीं जाने का, ठीक है, तो मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा, बट आई विल ट्राई कैसे करना है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे, ये क्या है, उधर 250 लोगों की कंपनी है, कौन कौन सा बिल लेके आएगा पता नहीं, बराबर है। अभी हम अवेयरनेस बहुत पैदा कर रहे हैं उधर कि जीएसटी का अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में, बट आई नो इट विल नॉट बी देयर। हाँ, लॉजिकली अगर फाइनेंस में बिल नहीं आया है तो मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हाँ, अभी ऐसे ऐसे पार्टी दिखती है जिसका नाम भी पहले सुना नहीं, आर्मे का बिल में कहाँ से आता है पता नहीं, बट उसका क्रेडिट दिखता है। अभी छोटा मोटा 5 लाख 6 लाख का ठीक है, मतलब वैल्यू, हाँ, 70,000 70 लाख 80 लाख का टैक्सेबल वैल्यू, तो क्रेडिट कितना बड़ा होगा, ठीक है। लॉजिकली मैं ले सकता हूँ 6 महीने बाद, बट अभी नोटिस आएगी तो अच्छी बात है। क्या इंटरेस्ट क्यों आएगा? अपने केस में हमने अपने गलती क्या किया, हमने गलती तो नहीं किया, इनका सिस्टम इन्होंने जो बनाया है उसमें गलत है। हाँ? तो नोटिस आएगा तो जाके डिफेंड करने का, अपील में जाने का। यार आप भी जीएसपी बनोगे कभी तो, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनोगे, काम तो मिलेगा ना आपको, थिंक दैट वे। अभी बीच में मेरे को इंटरेस्ट का एक नोटिस आया था, ठीक है, प्रैक्टिकल नोटिस को ना डिन नंबर ना उसका कोई सैल्यूटेशन कौन ऑफिसर ने साइन किया पता नहीं, तो मैंने मेरा ऑफिसर का नंबर ढूंढा, तो वो माझगांव में था, तो मेरा मतलब क्लाइंट का। मैं माझगांव के गया, उसको मेरे को देख रहा है, काय को आया, मतलब ये देखो आपने भेजा, ये हमने नहीं भेजा। मैं बोले ये किसने भेजा, मतलब वो आप चेक कर लो, मैं क्यों चेक करूँ। मैं बोला नहीं, लेकिन ये जीएसटी का वो बोल रहा है भरने को पैसा, इंटरेस्ट और ये लेट फीस और इंटरेस्ट बोल रहे हैं। बोला नहीं हमने नहीं भेजा है। बोला फिर कौन भेजा, बोला डिन नंबर है क्या, बोला नहीं है। बोला कौन से ईमेल आईडी से आया था, भैया ईमेल आईडी से, बोला हमने नहीं भेजा, आप जाके। फिर मैं एक्चुअली निकल रहा था, मैं बोला यार
क्यों जाने दो, अभी हो तो गया है काम। फिर मैंने सोचा यार ये तो गलत है ना, फ्रॉड है। तो मैंने उसका आईटी सेल में कंप्लेंट किया। उधर मेरा 4 घंटा गया। वो पूरा डिटेल मांगते गया, फिर वो क्लाइंट का ओरिजिनल ईमेल आईडी, मतलब क्योंकि मैं तो प्रिंट लेके गया था ना, ओरिजिनल ईमेल मंगाया, ये किया वो किया। देन दे फाउंड देयर इज अ रैकेट विच इज गोइंग ऑन। तो तुमको मेल आएगा कि हमको जीएसटी ऑडिट करना है, बराबर है। तो और उसमें इसे नंबर दिया रहेगा, आएगा जीमेल से, किसी भी जीमेल आईडी से। हाँ, बट ऑब्वियस आदमी क्या करेगा, फ़ोन करेगा कि भाई क्या है, क्यों कर रहे हो ऑडिट। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं हमको डेटा चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, हाउ द मॉडल्स ऑपरेंडी की सेंड मी 3 बी, सेंड मी 1, सेंड मी ये। ठीक है, मेरे दूसरे क्लाइंट के साथ सेम किस्सा हुआ था। मैंने थोड़ा दिमाग लगा के सोचा। हाँ, मेन क्या, उस पर डिन नंबर भी था, बट हमने डिन नंबर जब वेरीफाई करने की कोशिश की तो वेरीफाई नहीं हुआ। तो मेरी जो नेबर है वही इसमें है, तो मैंने भी उससे भी बोला कि चल इंटरनल डिपार्टमेंट में डिन ढूंढ ले, तो उसको भी वेरीफाई नहीं हुआ। तो मैं बोला ठीक है, अभी इसको देखता हूँ क्या करना। तो मैंने 15-20 दिन तो उसका कभी कल देता हूँ, परसों देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ करके उसको खींचा। फिर एक बार वो भड़क गया मेरे पे। तो मैंने उसको बोला एक काम करो सर, हमारे पास नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एक काम करो आप ट्रेड ही डाल दो क्लाइंट पे। क्योंकि तब तक तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि ये नहीं है, है? तो बाद में बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमको ऑडिट करना है। बोला एक काम करो, मैं आप किधर बैठते हो, मतलब बाइंड्रा में, मैं आके आपको डेटा देता हूँ। बोलते नहीं आने का नहीं, मैं हमेशा फील्ड में रहता हूँ। मतलब हाउ कैन अ पर्सन बी ऑलवेज ऑन अ फील्ड यार, कभी तो डेस्क पे जाएगा। देन अगेन आई डिड द सेम थिंग, मैं आईटी सेल में गया, भाई क्या चल रहा है। तो उसने नंबर लिया, हाँ, और कुछ तो बात हुआ उनका, मतलब दे हैड सम कॉल। उसके बाद उसने फ़ोन करना मैंने। सो बी वेयर ऑफ ऑल दिस ऑल्सो। वॉट इज द मोडस ऑपरेंडी, दे विल टेक ऑल योर डेटा। और आप, एक तो प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया में, दैट्स व्हाट आई फील। अभी ये जो क्लाइंट है ना जिसका मैं बात कर रहा हूँ, उसने टैक्स एबिलिटी से ज़्यादा ही भरा है हमने हमेशा, उसके कैश लेजर में पड़ा है पैसा। मैं बोला जब तूने सबसे ज़्यादा पैसा भरा है तू डर क्यों रहा है। बट इधर टैक्स ऑफिसर का फ़ोन आया तो भाई ये तो प्रॉब्लम है हमको, जैसे कि तुमको पकड़ के लेके जाने वाला है वो जेल में, बराबर है। पर ऐसा नहीं होता है ना, तो डोंट गेट फियर्ड अबाउट इट, बराबर है। यू हैव टू बी थिंक लॉजिकल। जेन्युइन है कोऑपरेट करो, वैसे भी ऑडिट करने का उनका हक है, कोऑपरेट विद देम, बराबर है, राइट। और ये समझो, मतलब दैट इज समथिंग विच इज वेरी एब्सर्ड, विच आई फील कि तुमको ये एज्यूम होता है कि उसको सब आता है। अभी मेरे पास, मेरे ऑफिस में 4 जीएसटी के बंदे सीखने आते हैं, मतलब सर्विस टैक्स के बंदे थे, वो जीएसटी सीखने आते हैं। क्यों सीख रहे हो मेरे से, अगर उनको सब पता होता तो लॉजिकली उनको भी नहीं पता रहता है। यू आर एट इक्वल। हाँ हाँ, सिर्फ उसको ऐसा साइड में बैठी, इधर जगह टाइम नहीं, ऐसा मत करो, ईगो नहीं हट करने का किसी का। इफ द ऑफिसर इज जेन्युइन ऑफिसर, डोंट हर्ट द ईगो, अटेंड हिम प्रॉपरली। बट इतना भी डरो मत, मैंने लोगों को डरते हुए देखा है। क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, लेट हिम, राइट। और सेकेंड थिंग, कर भी ले चलो, यू हैव वेरियस मैकेनिज्म ना, सेस्टैट है, हाँ, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है, 2 लेवल ऑफ अपील्स है, ठीक है, कमिश्नर है, उसके बाद कोर्ट्स है, बहुत टाइम है, तो डरने का काय को, राइट। अरे जैसे ही नोटिस आया मैं बोला यार ये जेल में नहीं लेके जा सकता तेरे को, भाई टेंशन मत ले। जो क्लाइंट को जो नोटिस आई थी ना, उसका डायरेक्टर सिंगापुर में बैठा है। मैं बोला जो सिग्नेटरी है वो सिंगापुर में, तू क्यों डर रहा है, तेरे को तो वैसे भी पकड़ेंगे नहीं। ऑफ कोर्स सिग्नेटरी विल गो टू जेल ना, वो बेटा सिंगापुर में एंजॉय कर रहा है अपना लाइफ, ठीक है, मतलब उसने अपना बेस लोकेशन चेंज किया, बट यू शुड नॉट फियर ना, भाई यू शुड फियर, राइट। तो डरो नहीं, और ये मत, मतलब द थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये मत समझो कि उनको सर्व आता है, उनको सर्व नहीं आता है, ठीक है। हाँ, बट तुम लोग का ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, राइट। देर इज अ
थिन लाइन बिटवीन फ्रॉड एंड एरर, राइट? एरर्स मैंने आज तक देखा है, इफ यू कुड गो टू अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑल्सो, और आप अगर प्रूव करोगे कि एरर है, 80 ने भी छोड़ा है, ऑफिसर के अगेंस्ट जाके जजमेंट दिया है कि जाने दे एरर, बट वो एरर होना चाहिए, फ्रॉड नहीं। आपने 4-5 सेल्स व्हील घापची मारी है जानबूझ के क्योंकि आपको दिखाना नहीं था, हाँ, देन इट इज सम वरीसम, बट इट इज, इफ इट इज नॉट लाइक दैट, अभी हम आज सुबह में रिलायंस में था, ठीक है, उनका कुछ कंपनियों का 9 फाइनल कर रहे थे, हाँ, तो मैंने उसके जीएसटी हेड से बात किया, लड़की है वो, माय बैचमेट है, मैंने बोला कि आर यू कॉन्फिडेंट तेरा डेटा बराबर है? मतलब मोर और लेस 98-99% बराबर है। तो मैंने वही सोचा अगर रिलायंस 98 पे है तो ठीक है, मतलब उसका 98% भी मतलब 2% भी कितना बड़ा हो सकता है, इतना सोचो। शी इज ऑल्सो नॉट एक्यूरेट यार, उसको भी नहीं पता। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनको कुछ करना नहीं है, सैप में सिस्टम है, हजारों लोग डेटा एंट्री करते हैं, पता नहीं कितने लोग डेटा एंट्री कर रहे हैं, आज के टाइम में भी हो रहा है। जो रिपोर्ट निकलता है वो रिपोर्ट किसी ने तो बनाया लॉजिक से, उसने पता नहीं बराबर बनाया कि नहीं। हाँ, आज वो बंदा आएगा, अगर मैं भी जाता हूँ, मेरे को नहीं समझता है डेटा बराबर है। हाँ, मैंने तो मतलब वैन यूज टू गो, उसका GSTR 9 कल फाइनल हुआ, कल हुआ, आज थोड़ा कुछ फाइनल हुआ, 70 कंपनीज है उसके अंडर, मतलब जो लड़की है अंडर 70 कंपनीज का GSTR 9 है। 2 करोड़ टर्नओवर तो उनके लिए चिल्लर सी बात है, आराम से हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ तो इंटर कंपनी है, ये कंपनी इसको बेचेगी, ये कंपनी इसको बेचेगी, आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस, बट स्टिल दे आर नॉट एक्यूरेट, बराबर है। मैं उनके सैप सिस्टम को गीता बोलता हूँ, गीता। सो व्हाट इज अ गुड अबाउट गीता और एनी माइथोलॉजिकल बुक, आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अलग मीनिंग समझ में आते हैं। तो इनका सैप सिस्टम में जितनी बार आप क्वेरी रन करोगे अलग डेटा आता है। बोले यार गीता जैसे सिस्टम है यार, नमस्कार करने का, क्वेरी रन करने, अरे ये अलग आ गया। सो अभी वो, मैं आज क्वेरी निकाला, ये डेटा है, कल ऑफिसर आएगा क्वेरी रन करे, कुछ और आएगा, हम क्या कर सकते हैं, बराबर है। तो अभी क्या करना है? कशाबद्दल? खंड तुम्हाला माहित नाही ते 30,000चं बिल कोणाचं आहे, ठीक है। सी अभी मैं वही बताया ना, अभी मेरा कंपनी जो था, अभी रिलायंस में भी बोलो, हाँ, डू यू नो ITC कहाँ कहाँ से आता है? किसी को नहीं पता कहाँ कहाँ से आता है। नहीं, अभी लॉजिकली सोचो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अभी तुमने देखा ये 1 लाख रुपए आया है, और तुमको तुम्हारे पास 70,000 का ही बिल है, तुमने बहुत कोशिश किया, 30,000 का मिलना नहीं है, ठीक है। इन लॉज ऑर्गेनाइजेशन यू डोंट नो हुआ, बट तुमने सोचा चलो किसी ना किसी ने तो किया होगा, तो ये मेरा हक का क्रेडिट है, मैं ले लेता हूँ 1 लाख, तुमने ले लिया क्रेडिट, ठीक है। और बाद में जो 30,000 जो बिल था, उसने सोचा अरे मैंने तो गलती से इनका नंबर डाला, मेरे को तो इसका नंबर डालना था। तो उसने क्या किया, अप्रैल में उसने चेंज कर लिया, ठीक है। अभी आपका जो अमेंडमेंट आएगा वो आएगा मार्च से ही आएगा। हाँ, अब क्या होगा, आपने 30,000 तो एक्सेस क्रेडिट ले लिया, हाँ, तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, हाँ, एट कितना लगेगा बाय द वे, 18%। नहीं, करंट ईयर से 18%, आफ्टर जनवरी 18%। हाँ, ये ऐसा मेरे ख्याल से CA लोग का लाइफ कॉम्प्लेक्स करने के लिए करते हैं। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ यार अप्रैल टू अप्रैल रेट चेंज करो, भाड़ा है क्या जनवरी से बढ़ेगा? हाँ, बट आई डोंट नो लॉ मेकर्स कहाँ से आपने यहाँ पे आते हैं, जस्ट रियली एडमायर टू देम, कहाँ से आते हो यार? हाँ, सी इट वॉज अ रियली कन्फ्यूजन, सी वाई इट वॉज डन है ना, क्लेमिंग एक्सेस क्रेडिट, राइट, वॉज रेटेड। ये अभी इसने क्वेश्चन निकाला है तो मैं बताता हूँ व्हाट वाज द सेक्शन एंड व्हाई दिस अमेंडमेंट वाज डन। एक्सेस क्रेडिट है 24%, हाँ, और अगर आउटवर्ड लाइबिलिटी मैंने कम दिखाई, ठीक है,
मतलब जितनी थी उससे कम दिखाई, मतलब बढ़ गई तो 18%, बराबर है। अभी ये इंटरचेंजेबिलिटी इतना होता है इसमें, राइट? मतलब मैंने क्रेडिट एक्सेस लिया तो, या मैंने आउटवर्ड लाइबिलिटी कम देके, एंड में तो मैं पैसा कम ही भरूंगा ना, तो फर्क क्यों दोनों में? बराबर है ना? अभी भी डिपार्टमेंट कंफ्यूज्ड है कि वेदर एक्सेस क्रेडिट अवेल्ड और एक्सेस क्रेडिट यूटिलाइज्ड, फर्क पता है दोनों में क्या है? हाँ, अभी मैंने एग्जांपल दिया था अपने लेक्चर्स में, तुम ध्यान नहीं देते हो। मेरा एक ट्रेडर है जिसका एग्जांपल आपने देखा ना, ही इज़ अ बिग ट्रेडर इन गोल्ड एंड सिल्वर। उसके जो डील्स हमने दिए बहुत छोटे दिए थे, नाम नहीं दिया था। तो गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड कर रहा था, तो उसके पास उसकी भांजी आई, शी वॉज अ न्यूली पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मेरे को बोली कि मैं खुद रिटर्न भरूंगी। बोला भरो, क्या प्रॉब्लम है? एंड मेरे लाइफ में ऐसा है, मेरे को किसी ने बोला कि तेन मैं तेरा काम ले लूंगा, मैं ले देता हूँ, मैं चिंता नहीं हूँ, ले लो। मेरे क्लाइंट्स में OTP भी मैं बोला ना मोबाइल नंबर भी उनका ही है, ईमेल आईडी भी उनका है, एक ही लॉजिकल है, मैं काम कर रहा हूँ उसको तो समझना चाहिए। हाँ, कितनी बार रात को OTP आता है, अरे तन्मय जी काम कर रहे हो, बोला फिर दे अभी। हाँ, मैंने बहुत से इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नॉट नॉट अदरवाइज कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा है खुद का ईमेल आईडी, 4-5 फोन लेके, इसको OTP इधर आते हैं, इसको OTP, क्या कर रहे हो यार? मतलब वाई, क्यों? तो मेरा OTP क्लाइंट को जाता है, तो उसने बोला कि मैं रिटर्न भरूंगी, बोला भर लो, अच्छी बात है। हाँ, बोला लेकिन फिर उसने मेरे को फ़ोन किया कि वो सिर्फ रिटर्न भरेगी, ऑडिट तुम ही करना वगैरह वगैरह। मैं बोला ठीक है, ऑडिट भी उसको करना है तो मैं NOC दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला नहीं तुम ही करना, बोला ठीक है। तो जनरली क्या है ना, मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान रखता हूँ अपने क्लाइंट्स पे भी, ईयर एंड पे या इस पे कि क्या होता है। तो मैंने अचानक ईयर एंड पे देखा, उसके मतलब जैसे इनपुट रजिस्टर होता है ना, इधर IGST, CGST, SGST ऐसा रहता है, तो मैं सबका इनपुट रजिस्टर क्लियर किया। तो इसका कैसे होना चाहिए, हु इज़ अ ट्रेडर ना, वो बाय करता है सेल करता है, इट्स एक्चुअली बैक टू बैक ट्रेड। मतलब वो अभी उसका सिल्वर का ट्रेड है, सपोज वो एक 50 किलो सिल्वर खरीद रहा है ना, तो वो तब भी ऑर्डर प्लेस करेगा जब उसके पास 50 गिराई, 50 मतलब नॉट नेसेसरी बट 50 किलो की गिराई को। हाँ, इधर से माल आएगा इधर दे देगा, इधर से पैसा आएगा इधर दे देगा, खत्म। बीच का मार्जिन 2-3% का भी मार्जिन रहेगा तो बहुत हो जाता है, इट इज लाइकली 5 लाख 10 लाख रुपीज पर ट्रेडर। बिकॉज ये खरीद के रखेगा, फिर भाव चढ़ गया तो अच्छी बात है, उतर गया तो इट इज ऑलवेज ऐसा आके चला जाता है। हाँ, तो हमेशा कभी कभी लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है, कभी कभार भाव मतलब बाय सेल का टाइमिंग में डिफरेंस आया तो लॉस भी होता है, ठीक है। बट ये ट्रेड में उसका CGST SGST में ही एक तो लाइबिलिटी आएगा, ठीक है, या उसका थोड़ा सा क्रेडिट पड़ा रहेगा, बराबर है। लोकल सेल ही होता है ना, सिल्वर कोई ये तो नहीं करता है बाहर से, और सिल्वर बाहर से क्यों मांगेगा जब लेडीली मुंबई में अवेलेबल है, ब्रिंक्स के गोडाउन में, लॉजिकल है। सो उसका इधर ही तो क्रेडिट होना चाहिए आइडियली, और कितना होना चाहिए, जो भी मिनिस्कुल क्वांटिटी उसके पास बचेगी, बिकॉज सिल्वर इफ यू ट्रेड इट इज़ लाइक उसका आएगा से 50.72, अभी ये 0.72 उसके पास बचा रहेगा, 50 तो बिक गया, कभी कभी 1 पॉइंट में छोटा सा चीज़ें बचा रहता है। गोल्ड में भी सेम है, मार्जिन्स बचा रहता है, ठीक है। या कभी कभी इसका क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए बचा रहता है कि चले यार क्रेडिट नोट बाद में देता हूँ, तो नॉर्मली यही बचा रहेगा। उसका अचानक IGST में मैंने 1.5 करोड़ का क्रेडिट देखा, मैं बोला भाई ये तो चालू किया क्या ट्रेडिंग, मतलब इन ट्रेडिंग लैंग्वेज इट इज ऑलवेज, अगर ज़्यादा क्रेडिट दिखा तो यह ओवर बॉट, तेरे कैपेसिटी से तुमने अगर बाय करके रखा तो उसको होल्डिंग कहते हैं, आपको पता है ना, ठीक है। अभी 1.5 का सिल्वर का रेट 3%, कितना किया होगा अरे उसने, मैं सोचा क्या कर रहा है भाई, बताया नहीं। हाँ, तो मैंने फ़ोन किया, बोला सर यार ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो? तो बोला नहीं यार क्या कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कहाँ से करूँगा। बोला 1.5 करोड़ आपका IGST में क्रेडिट है। बोला हो ही नहीं सकता। बोला है। हाँ, बोला यार, तो वो उसने भी देखा लॉगिन करके, बोला है सही है। तो हमने इन्वेस्टिगेट किया भाई कहाँ से आया। तो जिस मंथ में मैंने छोड़ा था, एक मंथ मैंने चेक किया, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया। तो लड़की ने गलती क्या की, ऐसे 3 कॉलम है ना, आपने देखा है, अरे आपने देखा है कि देखने की क्या जरूरत है, इधर ही है। ये है ना 3 कॉलम, ठीक है। ये क्या है, IGST CGST SGST। हाँ, तो उसने CGST SGST बराबर डाला और इधर टैक्सेबल वैल्यू डाला। हाँ, इधर टैक्सेबल वैल्यू डाला। हाँ, तो
तो उसके बाद उसको बोला कि भाई तू मत कर, यही करेगा, तो काम मेरे पास वापस आ गया। दैट इज समथिंग ग्रेट। बट अभी हम सोच रहे कि करे तो क्या करें। इधर नेगेटिव वैल्यूज जाती नहीं है, यू नो दैट ना, देर इज नो नेगेटिव वैल्यू दैट कैन गो हियर। तो हमने बहुत सोचा और हमने DRC03 भरा, टैक्स रिवर्स किया, क्रेडिट रॉन्गली क्लेम्ड करके, और चुप बैठ गए, मतलब 0 पे लेके आए, चुप बैठ गए। हाँ, एक आध महीने के बाद जैसे ही DRC03 प्रोसेस हुआ रहेगा, मेरे को नोटिस है, उसको नोटिस है कि कुछ कैलकुलेशन किया, इंटरेस्ट भरो। तो माजगांव में गया था मैं, भाई इंटरेस्ट क्या है। तो व्हाट वाज द लॉजिक कि 1.5 करोड़ का ITC आपने अवेल किया, यूटिलाइज तो होएगा ही नहीं। यूटिलाइज क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उसका नॉर्मली CGST SGST आउटपुट लाइबिलिटी इज मोर देन इनपुट लाइबिलिटी, यूटिलाइज तो होगा नहीं, लॉजिकल है, राइट। और उसका बाद में ट्रेड भी नहीं हुआ था, इसके लिए यूटिलाइज नहीं हुआ था, नहीं तो थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज हो जाता था, थोड़ा थोड़ा, अगर जो मार्जिन रहता उतना % यूटिलाइज हो जाता था। बट इसका ट्रेड हुआ ही नहीं था, तो यूटिलाइज हुआ नहीं। बोला अभी यूटिलाइज तो नहीं किया, बोलते नहीं। हाँ, सो आपने रिटर्न में डाला तो इट इज क्रेडिट अवेल्ड, ठीक है। आपने उसको आउटपुट लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट किया तो इट इज क्रेडिट यूटिलाइज्ड। क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड? मेरा ओपिनियन है और ये हमने डिफेंड भी किया था और बाद में उसने छोड़ भी दिया। बट आई स्टिल डोंट नो कि उसने क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो बंदा है ना, वो करप्शन चार्जेस में अटक गया था, फिर वो केस क्लोज हो गया। सो आई डोंट नो वेदर दे लेफ्ट इट फॉर दैट रीजन और अदर रीजन, बट टू माई नॉलेज दे स्टिल बिलीव कि ये अवेल किया तो तुमको इंटरेस्ट भरना चाहिए। और मेरा अभी बिलीव है गलती से अवेल किया है, तुम मेरे को रिटर्न रिवाइज करने का मौका दो, मैं निकालता हूँ, राइट। सो इंटरेस्ट कब से भरोगे, ITC अवेल्ड या ITC यूटिलाइज्ड? हाँ, आइडियली ITC यूटिलाइज से भरना चाहिए। अवेल किया मतलब क्या है, वो पैसा है कि तुम्हें अकाउंट में डाल दिया। हाँ, बट डिपार्टमेंट ऑलवेज बिलीव कि ITC अवेल्ड से भरना चाहिए। कितने जन को पता भी नहीं है कि अवेल्ड मतलब क्या है, यूटिलाइज मतलब क्या है। राइट, कितने जन का अवेल्ड एंड यूटिलाइज सेम ही टाइम रहता है। अगर तुम्हारा आउटपुट लाइबिलिटी ज़्यादा है तो अवेल किया मतलब यूटिलाइज कर लिया, बट कितने जन का नहीं भी होता है ना। ठीक है, कितना बजा? 7:30। क्या करें अभी? ठीक है, तो हम GSTR 9 किसी ने बोला था करने के लिए, तो मैं एक सैंपल लेके आया जो लाइव है, ठीक है, जिसका हमने अभी ये हटा दिया। क्या हटा दिया? नाम हटा दिया। काय 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 कुठला? हाँ, हम्म। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स काय येणार? नो नो, आउटसाइड द स्टेट इज नॉट इम्पोर्ट, हा वॅटचा नियम झाला, ठीक है। वॅट वॉज फॉर द स्टेट, सो एनीथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टेट वॉज इम्पोर्ट, राइट। GST इज फॉर द सेंट्रल कंट्री, एंटायर कंट्री एकच ऍक्ट आहे, मी तेच सांगितलेलं. सो इम्पोर्ट इज आउटसाइड द कंट्री. So if I am importing, you know, if I am importing certain things, I need to pay custom duty as per thing, and I need to pay IGST. Before clearing of good, I need to pay IGST. Now, if I am paying IGST for clearance of goods, तर मी ते कुठे दाखवणार? Import of goods मध्ये दाखवणार. If I am importing services आजकाल कसे इम्पोर्ट होतात? ते काय कस्टम पोर्टमधनं यायची गरज नाही ना. आता मी आर्किटेक्ट हायर केला, तो मला ऑनलाईन डिझाईन देतोय,
त्याला काय कस्टम पोर्टमधनं यायची गरज नाही, राईट. ही कॅन कम गिव्ह डायरेक्टली विदाउट इट. तर जी एस टीमध्ये काय सांगितलं की ठीक आहे, इम्पोर्ट ड्युटी नाही आहे, सर्व्हिसेसला ड्युटी नाही आहे, कस्टम ड्युटी, बट आय जी एस टी हॅव टू बी पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, राईट. इंक्लुडिंग गूगल सर्व्हिसेस, जे काय सर्व्हिसेस आहे, रजिस्टर्ड पर्सन. तीसरी कैटेगरी है इनपुट इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज. सो दिस इज ड्यूटी यू पे टू द कस्टम ऑफिसर. मतलब कस्टम्स क्लिअर करायला जे आय जी एस टी भरतं ते इथे येतं. जे आर सी एम तुम्ही ह्याच्यामध्ये भरता, सर्व्हिसेसमध्ये भरता, ते इथे येतं. ठीक आहे. हां, इनवर्ट सप्लाय लायबल टू रिव्हर्स चार्ज म्हणजे वकील बिकील ज्याच्यावर तुम्ही भरणार, जनरली लॉयर्सवर भरतात, बिकॉज अजूनही काही असू शकतं. सो दॅट विल बी पार्ट ऑफ दिस. आय एस डी इज अ इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रीब्युटर, तो हा पार्ट आहे. ठीक आहे. मग 42 43 तुम्हाला सांगितलंच. आणि हा 17.5 म्हणजे ब्लॉक क्रेडिट. सो आइडियली इसमें पूरा क्रेडिट आना चाहिए, इसमें माइनस होना चाहिए. ठीक है, ये रिटर्न के टाइम भी बनाया था. ठीक है. somebody was asking about annual return. तो एनुअल रिटर्न स्टार्ट विथ टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ये नेम है 1 2. ठीक है. एंड टेबल 1 में नाम आता है, फिर कौन से एक्ट में आपका ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है वो सब चीज़ें आती है. टेबल 3 में ये आते हैं. ठीक है. अभी इसका करना कैसे, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो गेटिंग पैनिक्ड अबाउट GSTR 9. और मैंने देखा है कि लोग हायर भी करते, जैसे मेरे को भी हायर किया GSTR 9 बनाने के लिए. एक्चुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं. जब तक पहले ऑडिट था तो ज़रूरत था, अभी ऑडिट नहीं है तो वाई शुड बी हायर. आपको करना क्या है, आपका जो सेल्स है, ठीक है, जो आपके रिटर्न से आया है उसको सिर्फ ब्रेक करना है आपको. ठीक है. और अगर आपके बुक्स में या इसमें गलत है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है. तो हम एक एक करके कॉलम करते हैं. तो दिस इज कॉलम फॉर आउटवर्ड सप्लाई. ठीक है. अभी आउटवर्ड सप्लाई आप B2C पूरे साल का देना है आपको. B2C का दे सकते हो. B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर. हाँ, उसके GSTR 1 के टेबल्स में से ही डेटा अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो सकता है. हाँ, सिर्फ B2C स्मॉल और लार्ज मिला के इधर लाना चाहिए. ठीक है. B2B इजी है. ठीक है. जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट और SEZ को सप्लाई कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी करोगे तो ये है. अभी क्या है, मतलब आई नेवर लाइक, अभी इधर CGST SGST IGST दिए है. हाँ, आप रिटर्न भरोगे तो इधर क्या दिया है. हाँ, ये क्यों करती है गवर्नमेंट, दैट आई नेवर न्यू. पैटर्न रखो ना. कॉपी डेटा करेगा तो गलत हो जाएगा, मतलब वो चाहती है कि गलत करो, फिर वो क्वेरी निकालेंगे. हाँ, बट ऐसा करने की कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है. इधर जीरो रेटेड है एक्सेप्ट SEZ, इधर SEZ का अलग लिया है, डीम एक्सपोर्ट अलग लिया है. डीम एक्सपोर्ट मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर को आप एक्सपोर्ट करोगे तो 1% आप CGST SGST लगाओगे, 0.5 तो डीम एक्सपोर्ट्स में आए. एडवांसेस ऑन विच इनवॉइस हैज बीन नॉट बीन मेड, तो आपको पता है सर्विसेज के अगेंस्ट ही रूल एप्लीकेबल होता है या कंपोजिशन के अगेंस्ट एप्लीकेबल होता है. सर्विसेज मतलब आई नेवर न्यू कि कंपोजिशन के अगेंस्ट एप्लीकेबल होने के बाद इधर क्या पाएगा, क्योंकि कंपोजिशन में बंदा अगर है तो वो 1.5 करोड़ के कम ही है, तो एनुअल रिटर्न भरेगा ही नहीं. हाँ, बट अगर वो भरना चाहेगा तो किधर डालेगा, इधर डालेगा, राइट. एडवांसेस पे अगर आपने एडवांसेस लिया है बट एडजस्ट नहीं किया, मैंने एडवांस लिया, एडवांसेस पे GST भरा है बट मैंने एडजस्ट नहीं किया, तो वो किधर आएगा, इधर आएगा. ठीक है. ये RCM आएगा. ठीक है. टोटल RCM आएगा, बराबर है. ये टोटल, ये सब अपने आप आता है. ये अभी इधर फॉर्मूला निकाला है, ये सब अपने आप आता है. क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स भी अपने आप आता है. ठीक है. ये अपना टोटल सेल है. ये क्या है, टोटल टैक्सेबल सेल. ठीक है. फाइ में क्या है, नॉन टैक्सेबल चीज है. अभी जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया रहेगा तो इधर आएगा. इधर आपको टैक्स डालने की परमिशन नहीं है, ये जाता है, बट ये परमिशन नहीं है जो कलर्ड सेल है. ठीक है, बराबर है. तो अभी आप देखोगे तो इधर वही चीजें है जो उधर थी.
ये बड़ा कैसे करने का, हाँ मिल गया। जीरो रेटेड विद एससीजी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब ऊपर क्या था 4 में टैक्सेबल था, इधर पूरा का पूरा नॉन टैक्सेबल है। ठीक है एग्जैक्ट। हाँ हाँ ठीक है, नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई। ठीक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट हे सगळे नील रेटेड है। दिस विल बी टोटल टर्नओवर एज पर योर बुक्स, राइट। अगर आपका एक ही नंबर है, सपोज यू हैव ओनली वन नंबर, तो दिस शुड मैच विथ योर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल्स। हो, पर नंबर यू हैव टू फाइल वन एन्युअल रिटर्न। माझ्याकडे 10 नंबर आहेत तर मला 10 एन्युअल रिटर्न। ठीक आहे, तर अभी इन दॅट केस आपके दोन ब्रांचेस आहेत, तर तुमच्या दोन ब्रांचची टोटल मिळून तुमच्या बॅलन्स शीटचा टर्नओव्हर आला पाहिजे। हां असू दे ना, तुमच्या दोन्ही ब्रांचेस आउटवर्ड सप्लाय करतात। ठीक आहे, दोन्ही ब्रांचचा टर्नओव्हर मिळून तुमचा टोटल पीएनएल ची टॅली झाला पाहिजे। बराबर आहे, दोन्ही ब्रांचचा टर्नओव्हर तुमच्या टोटल पीएनएल ची मॅच झाला पाहिजे। नाही पण तुमचं मुंबईवरनं पण सेल होतं का? हां मग ठीक आहे, कारण फक्त मुंबईला हेड ऑफिस आहे। मग ठीक आहे, मग बरोबर करते। नुसतं हेड ऑफिस असेल ना मुंबईला, काहीच सेल होत नसेल तर यू हॅव टू गो फॉर आय एस टी, दॅट विल बी सिम्पलर। आय एस टीचं ॲन्युअल रिटर्न नसतं, देर विल बी नो रिटर्न फॉर ॲन्युअल रिटर्न फॉर आय एस टी। ई इन्व्हॉइसिंग करत असेल कारण तुमचा टर्नओव्हर 50 करोडच्या वरती असेल, म्हणून तुम्ही ई इन्व्हॉइसिंग करता। ठीक है, ई इन्वॉइसिंग का रूल 50, अभी 20 करोड़ की है, राइट, अप्रैल से। हाँ चलो ये इधर तक समझा। क्रॉस चार्ज मध्ये टर्नओव्हरच्या पर्सेंटेज प्रमाणे कॉमन क्रेडिट जे असतं ना त्याचा क्रॉस चार्ज करू शकता तुम्ही। ठीक है, चलो अभी निकला है ई इनवॉइस का टॉपिक, तो एक डिस्कस करते हैं। ई इनवॉइस, ठीक है, 20 करोड़ के ऊपर अगर आया तो आपको ई इनवॉइस कंपलसरी है। ठीक है, तो अभी आप क्या चेक करोगे कि अप्रैल से लेके मार्च 22 तक, अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक जितना भी टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर आया तो आप उसको ई इनवॉइसिंग करोगे। हाँ ठीक है, जिसका 19 करोड़ पे रहा उसको ई इनवॉइसिंग करोगे नहीं करोगे, बराबर है। अभी अप्रैल के बाद समझो वही पार्टी जिसका 19 करोड़ टर्नओवर है, उसका अप्रैल से लेकर सितंबर तक टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर हुआ, तो उसके लिए कभी से एप्लीकेबल होगा? अक्टूबर। पहले का कैसे करेगा वो? कौन से अप्रैल से एप्लीकेबल होगा? अप्रैल 22 से या 23 से? राइट, सो अगर उसका 19 करोड़ है तो जब भी अप्लाई होगा वो अप्रैल नेक्स्ट ईयर से होगा। सो यू हैव टू चेक फॉर एनुअल टर्नओवर। अभी सेकंड क्वेश्चन, हां पुढच्या एप्रिलपासून तुमचं ॲप्लिकेबल होणार। ठीक आहे, बरोबर आहे। आता पुढच्या एप्रिलला समजा टर्नओवर लिमिट त्यांनी 5 करोड़ केली, तो अगर आपका टर्नओवर 6 करोड़ है आपके लिए एप्लीकेबल है। अभी मेरा क्वेश्चन और एक जाता है,
हम्म कंपलसरी करना। अभी तो 20 करोड़ किया, 50 करोड़ का ही लिमिट 20 करोड़ किया। अभी जिसका 30 करोड़ हुआ रहेगा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है लॉजिकली, बट उसके लिए अभी एप्लीकेबल है क्योंकि एज पर न्यू रूल। अभी मेरे 3 ब्रांचेस है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है। इसका 25 करोड़ टर्नओवर है, इसका 25 करोड़ टर्नओवर है, उसका 5 करोड़ है। तो ई इन्वॉइसिंग मेरे को कौन से नंबर पे लेना है? महाराष्ट्र पे तो लेना है 25 है, कर्नाटका भी लेना है, गुजरात पे लेना है क्या? हाँ लॉजिकली यस, ये भी जाएगा क्योंकि पैन बेस्ड टर्न ओवर इज ऑलवेज पैन बेस्ड। हाँ नहीं तो मैं 25 नंबर लगाऊंगा, 2-2 करोड़ टर्न ओवर करूंगा, मैं बच जाऊंगा, एनुअल रिटर्न नहीं भरूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लाइफ सेटल। जैसे मेरा टर्न ओवर बढ़ गया 1 नंबर और चालू धंधा। हाँ बराबर है। जब तक मैं सामने वाले को क्रेडिट टाइम पे दे रहा हूँ, उसको क्या प्रॉब्लम है मेरे नंबर से, कोई भी नंबर में डाल देता हूँ, बराबर है। और मैंने अगर अच्छे कंसल्टेंट हायर करने, कंसल्टेंट की जगह मैंने एम्प्लॉय रखा ना, रिटर्न भरते रहे, टेंशन मत लो, जितने भी नंबर ऐड करूंगा मैं, राइट, हैप्पी हो जाऊंगा ना मैं, जो डिपार्टमेंट से ऐड हो जाएगा। चले रिटर्न ही रिटर्न भरता है टाइम पे, सब कुछ करता है, एनुअल रिटर्न भरता ही नहीं। इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि टर्न ओवर हमेशा पैन बेस्ड। तो अगर मेरे 100 नंबर है और मेरा लिमिट क्रॉस होता है तो मेरा 100 नंबर के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, समझा ना, ई इनवॉइसिंग का, राइट। बैक टू टॉपिक, ये समझा? इसमें कोई क्वेरी है? हाँ अभी आपको करना क्या चाहिए, व्हाट वी प्रेफर टू डू, ठीक है। तो ये टेबल 4 है। हाँ व्हाट वी प्रेफर टू डू, क्लाइंट ने वो वर्किंग एक्चुअली मेरे को भेजा नहीं, जो आज हमने फाइनल किया, मेरे को लग रहा नहीं कि वो भेजेगा आगे, बट जो भी आपका सेल्स रजिस्टर है उसको ब्रेक करो ना, उसको लाइन आइटम एक्सेल में, इसको 4A डालो, जो भी इसमें B2C में आ रहा है, इसको 4B डालो, इसको 4C डालो, तो आपके पास ब्रेकअप रहेगा व्हेन यू विल गो टू फेस असेसमेंट ना। यही ब्रेकअप लेके जाना है आपको कि भाई ये देख मेरा ये फाइनल है, ये 4A, 4B है, 4C है, 4D है, ठीक है। सिमिलरली 5A, 5B, जिधर नहीं है उधर का ब्रेकअप मत बनाओ, उसको ब्रेकअप बना ही नहीं सकते, जीरो डालोगे क्या, ठीक है। तो अपने केस में क्या आएगा इधर, हाँ 4A आएगा, 4B आएगा, ये G आएगा, 4G आएगा, ये H तो टोटल है, बस खत्म। 5 में कुछ है ही नहीं तो 5 कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट हम जाएंगे 6 में। 6A इज अ फिगर ऑटो जनरेटेड, ये फिगर, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आ गया। हाँ 6 है। अभी इधर क्या करोगे, 6B इनपुट्स, बराबर है। अभी मैं बताता हूँ क्या है ये, पहले फिर समझ लो, डेटा कैसे मेंटेन करना है वो अलग से देखेंगे, ठीक है। अभी आउटवर्ड का हो गया अपना, आउटवर्ड सप्लाई इज एक्सप्लेन, ITC इज एक्सप्लेन्ड इन 2 टेबल्स 6 and 7, ठीक है। अभी ये क्या है, ये टोटल ITC, ये जो ऊपर का फिगर है ना, ये अपने आप आ रहा है, आई एम नॉट पुटिंग इट, ठीक है, इट्स कमिंग ऑटोमेटिकली। अभी मुझे क्या करना है, उसका ब्रेकअप देना है, इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। तो आप क्रेडिट रजिस्टर निकालोगे, रखोगे, राइट, मतलब परचेस रजिस्टर, क्रेडिट रजिस्टर, इन्वर्ट रजिस्टर, मैंने 4-5 नाम सुने अलग अलग अभी हालिया समय में। हाँ देन आई रियलाइज उसको एक ही है वो, क्रेडिट रजिस्टर, इन्वर्ट रजिस्टर, परचेस रजिस्टर। परचेस रजिस्टर को आप डिवाइड करोगे, इनपुट्स क्या है, इनपुट्स मतलब इनपुट गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स मतलब जो फिक्स एसेट्स है, एंड इनपुट सर्विसेज, उसको डिवाइड करोगे। जनरली टैली में कॉलमिनरी डेटा आता है जिसको निकालने आता है वो, उसमें से आपको बाइफर्केशन करना है, ठीक है, इनपुट गुड्स, क्रेडिट गुड, कैपिटल गुड्स, जो भी आपको करना है, ठीक है। नाउ इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। सुनो सुनो, इधर हम लोग RCM हैज बाइफर्केटेड बिटवीन 4 कैटेगरीज और 3 कैटेगरीज प्राइमरी। इट इज इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो लॉयर है, जो अनरजिस्टर्ड है, जनरली लॉयर्स अनरजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड लॉयर भी मुझे मिले हैं, हाँ बराबर है। मेरे को एक लॉयर मिला जो इनवॉइसिंग कर रहा है, मतलब सोचो इसका टर्नओवर कितना होगा। सो राइट, सो
ये अनरजिस्टर्ड जो लॉयर्स है इसमें ये आएगा। अभी इसमें क्या आएगा, अनरजिस्टर्ड, समझो मैं टोबैको में डील कर रहा हूँ तो इधर आएगा, बराबर है। फिर ये आएगा इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज। मतलब मैं जीटीए का सर्विसेज ले रहा हूँ और जीटीए मुझे बोल रहा है रिवर्स चार्ज में भरो। मैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ले रहा हूँ, स्पॉन्सर्स बोल रहे हैं रिवर्स चार्ज में भरो। मैं रजिस्टर्ड लॉयर से सर्विसेज ले रहा हूँ, पॉसिबल है ना, और वो मुझे बोल रहा है कि रिवर्स चार्ज में भरो, तो इधर आएगा। तो रिवर्स चार्ज हैज बीन बाइफरकेटेड, जो उधर टोटल फिगर था, इट विल बी बाइफरकेटेड हियर इनटू दिस कॉलम डी, सी, डी, राइट, एंड ई। क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राइट, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, दिख रहा है ना, क्लियर। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम, सॉरी उल्टा बोला, ये नॉर्मल है, बी है। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड इनपुट ऑफ सर्विसेज। अभी अपेरेंट एरर देखो, मतलब ये का, इसका टोटल, कंट्रोल किधर है, इसका टोटल और इन तीनों का टोटल और ये दोनों का टोटल, ये कितना आएगा, 3016, बराबर है। नीचे नीचे दिख रहा है टोटल, टोटल नहीं दिख रहा है, 30,16,000 है, बराबर है। ये किससे मैच होना चाहिए, ये इससे मैच होना चाहिए। हम्म, हम्म, नहीं, आपने जीटीए का लेक्चर देखा था मैंने। जीटीए कैन बी रजिस्टर्ड, स्टिल ही कैन आस्क द कस्टमर टू पे फ्रॉम आरसीएम। तो वो क्या आएगा, वो रजिस्टर्ड आरसीएम आएगा, ठीक है। पता कैसे चलेगा, देखो आरसीएम आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सर्विसेज है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड आरसीएम आप कैसे ढूंढते हो, उसने तो जीएसटी नंबर नहीं लगाया, वो जीएसटी भी नहीं लगाते, ठीक है, बराबर है। अनरजिस्टर्ड आरसीएम कैसे ढूंढते हो, आप अपने सर्विसेज से देके बिजनेस एक्यूमेंट यूज करके लेते हो। रजिस्टर्ड आरसीएम ढूंढने का एक आसान तरीका है, लेट मी चेक, ठीक है। ये 8A में है ना, ये ऐसा डेटा आता है सर्वसाधारण, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये कॉलम एक है, आय वाला कॉलम, मैं इसको चोर बड़ा करता हूँ, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, दिख रहा है। ये क्या है, 2B का डेटा है। 2B का डेटा में ये कॉलम आता है। अभी ये कॉलम आई में आता है कि जे में आता है वो आप देख लो, क्योंकि मैंने थोड़ा हिला है। हाँ, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज आता है आपके लिए अंडर, राइट। ये कॉलम क्या कहते हैं, दिस इज रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज। अनरजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज कौन डिसाइड करेगा, आप ही डिसाइड करोगे, बिकॉज वो तो अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज कौन डिसाइड करेगा, सामने वाली पार्टी डिसाइड करेगा। कहाँ पे तुमको समझेगा, यहाँ पे समझेगा। क्लियर है, दिसलं की नाही दिसलं, ते टाकायची पद्धत आहे ना। जीएसटी ते तुम्हाला सांगतात भरायला, पण ते रिटर्न तर भरतात की नाही भरत, विल दे फाइल रिटर्न। आपको किसी को भी अभी तक आया नहीं है ये, हाँ, डिड यू डिडंट गेट एनी टाइम टू सी दिस, लकी यू आर। मेरे को तो हमेशा कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, ठीक आहे। हे आपण रिटर्न भरलेलं, ही युटिलिटी आहे रिटर्नची। आई एम जस्ट गेटिंग सम लॉजिक, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था इसके लिए। यस भी नहीं होता है, नो भी नहीं होता है।
ये आउटवर्ड सप्लाई का डेटा है B2B, ठीक है। हाँ, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट वगैरह वो आएगा, इनवॉइस टाइप, ठीक है। इधर है रिवर्स चार्ज, ये क्यों है? इफ आई टिक दिस हियर, इसका मतलब ये मेरा B2B इनवॉइस है, जो सामने वाला रिवर्स चार्ज में भरेगा। कौन रिवर्स चार्ज में भरेगा? सामने वाला। B2C इनवॉइस में रिवर्स चार्ज का सिस्टम ही नहीं है, बिकॉज B2C इनवॉइस वो अनरजिस्टर्ड, वो रिवर्स चार्ज में कैसे भरेगा? तो B2C में रिवर्स चार्ज का कोई फंडा नहीं, बट B2B में रिवर्स चार्ज आपको किधर से मिलेगा? क्लियर है? अभी हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं क्या बता रहा था, ये रिवर्स चार्ज जो हमने भरा है इसका और ITC का, ये बाकी का टोटल आपको मैच करना पड़ेगा टू टैली, राइट? बराबर है? दिस इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट का फिगर इधर आएगा। दिस इज ISD, ठीक है। ये अगर लास्ट ईयर का क्रेडिट है, लास्ट ईयर का क्रेडिट है जो करंट ईयर में लिया है, तो वे इधर आएगा। सो गुड पार्ट ऑफ इट वी वर डिस्कसिंग, लास्ट ईयर का क्रेडिट लिया है जो करंट ईयर में लिया है, उसका कोई कॉलम स्पेसिफिक बना ही नहीं है, इन्होंने भूल गए वो बनाना। सो व्हेन वी हैड अ कॉल, मतलब आई वेंट टू रिलायंस टुडे फॉर दैट ओनली रीजन कि मेरे को वो कॉल करने मिलेगी, बिकॉज मैं करके कोई उठाएगा तो नहीं उधर, बट इफ रिलायंस इज कॉलिंग समबडी विल आंसर। तो हमने यही क्वेश्चन पूछा कि ये किधर डालने का, तो उन्होंने बोला सर कॉलम नहीं बना है, फिलहाल आप H में डाल दो। ठीक है, H में डाल देगा। H में मतलब ये H में, हाँ। तो इशू कॉल CBIC, तो ऐसे ही बात होता है, H में डाल दो। अभी H ढूंढ दो आप किन से H में डालना। लकीली वी वर अवेयर, सो हमने ये H में डाल के, इसके लिए ये H में डेटा आया, हाँ ठीक है। रिलायंस इज वेरी श्रूड इन टेकिंग क्रेडिट, हाँ। जैसे मैंने बोला जितना भी ITC दिख रहा है सब ले लेती है, बाद में देखते किसने पेमेंट किया। बट ये रह क्यों गया मालूम है, ये बाद में अपडेट हुआ। डिफरेंस H मध्ये नाही टाकायचा आहे। मैंने क्या बताया तुमको कि तुम्हारे पास वर्किंग होना चाहिए बिल वाइज, सेल का बिल वाइज, परचेस का बिल वाइज, ठीक है। सो वही मैं गया ना, व्हेन आई टू डूइंग GSTR रिटर्न फॉर लास्ट 1.5 मंथ, तो परचेस रजिस्टर, इनवर्ड रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, कैसे कैसे नाम दिखे मेरे को, हाँ। मैं बोले 3B जिससे बनाते वो डेटा दो, हाँ। आइडियली इट इज द परचेस, देयर इज अ सेल्स रजिस्टर, देयर इज अ परचेस रजिस्टर, जहाँ तक हमने सीखा है। फिर इसको इनपुट रजिस्टर, हाँ, क्या क्या रजिस्टर नाम निकालते हैं पता नहीं, बट इट इज अ सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपेंस रजिस्टर ऑल्सो, हाँ, बट आइडियली इट इज अ परचेस रजिस्टर, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एक्सपेंस रजिस्टर। मैं बचपन में था तभी ऐसा कुछ नहीं था। सेल, परचेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल, अकाउंटिंग इसमें ही सीमित थी। अभी बढ़ गए, मेनी अकाउंटेंट्स कमिंग इनटू द मार्केट, तो बहुत अलग अलग चीज़ें आ गई है, हाँ ठीक है। तो ट्रेडिशनली जाओ, सेल, परचेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है। जो भी सेल और परचेस में चेंजेस होंगे वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट से होंगे। और जो इंटरनल अकाउंट एडजस्टमेंट होगा कि ये इसमें आपने डाला था, गलती से आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में डालना था, बट आपको पावर एंड फ्यूल में डालना था, समथिंग लाइक दैट विल गो इन जर्नल। मैंने एक के टैली में देखा था, सब JV से मारता है, वेरी गुड। अभी पेमेंट भी JV से मार तो हो जाएगा, हाँ। आइडियली वोट कैसे मारना चाहिए, सारी चीज़ें सेल्स से मारना चाहिए, परचेस से मारना चाहिए, हाँ। और JV शुड बी फॉर एडजस्टमेंट। अभी हम ऑडिट के लिए गए, JV देख के ही हैरान हो जाते हैं, इतने JVs, कौन सा एक्चुअल वाला है, कौन सा सेल वाला है, कौन सा एडजस्टमेंट वाला है, कैसे पता चलेगा। बट स्टिल वी डू ऑडिट्स,
ठीक है, ये अदर्स में डालना है, प्लीज़ बैलेंसिंग फिगर मत डालो, हाँ, क्योंकि ऑफिसर बैठ के पूछेगा इसका डिटेल बताओ, तो क्या बताओगे, कुछ तो देने आना चाहिए कि भाई ये है। मेरे को ये नहीं समझता, अगर आप ब्रेकअप को बाइफरकेट कर रहे हो तो हाउ कैन देयर इज बैलेंसिंग फिगर, देयर विल बी बैलेंसिंग एंट्रीज। हाँ, ये 50 एंट्रीज है जिसका मैंने कुछ गलत किया या सही किया, देन यू कैन टेक अ कॉल। अभी इतने बड़े टर्नओवर में 28,000 के लिए अगर उसने स्क्रूटिनी निकाली तो आई विल बी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन यार, मतलब कर क्या रहा है तू, एक्चुअल कितना इशू है, 28,000 का ही है ना, बट इसका भी ब्रेकअप है हमारे पास। एक्चुअली मिनिस्क्यूल है ये 28,000 दिख रहा है, 197 194 ऐसे बिल्स है, बट अभी ये रिलायंस है, 1 रुपये भी नहीं छोड़ेगी। हाँ, मैंने तो सजेस्ट किया तो छोड़ देते, बोलते नहीं क्रेडिट नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो। तो फिलहाल तो इसको इधर डालना है, ठीक है। ये ट्रान 1 ट्रान 2 का क्रेडिट है, हाँ, ट्रान 1 ट्रान 2 में आपको CGST SGST मिलेगा। एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, ये वाला केस है। हमने पहले इधर डाला था, फिर उसने इधर डालने बोला, आई नेवर स्टिल मेरे को लग रहा है कि एक्चुअली इधर डालना चाहिए, बट ठीक है हमने इधर डाल दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, ये टोटल ITC अवेल्ड आएगा, ये हमारा क्रेडिट लेजर है जिससे मैच होएगा। सॉरी, ठीक है। अभी इसमें से जो क्रेडिट क्लेम किया है हमने, ये रिवर्सल्स है, 37 39 42 43 17 5 ट्रान 1 ट्रान 2 का, अगर ट्रान 1 ट्रान 2 क्रेडिट का रिवर्सल कब होता है, दिख रहा नहीं है ना आपको, छोटा दिख रहा है, ठीक है। ट्रान 1 ट्रान 2 का क्रेडिट रिवर्सल तब होता है जब आपकी वैट की असेसमेंट होगी। मैंने 1 लाख रुपए क्रेडिट ट्रांसफर किया था, वो वाला नहीं, 70,000 ही ट्रांसफर होगा, 30,000 मैं डिसअलाउ करता हूँ, तो क्या आएगा, वो फिगर इधर आएगा, डिसअलाउंस की फिगर इधर आएगी। क्लियर है, दिस इज माई नेट ITC। इसके बाद का टेबल है, तो जैसे हमने एनुअल रिटर्न में किया जैसे हमको 2B मिलता है, वैसे एनुअल रिटर्न के टाइम आपको टेबल 8 मिलता है, ठीक है। तो टेबल 8 में जो डेटा आता है विच इज अ 2B का रेप्लिका, मैंने दिखाया था ना एनुअल रिटर्न के टाइम, हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ टेबल 8A, ये ऑटो जनरेट होता है, ये भी ऑटो जनरेट हो रहा है, तो इनफैक्ट ये दोनों ऑटो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इतना क्रेडिट हमको है, तो तुम्हारे 2A में या 2B में, इतना क्रेडिट तुमको है, हमको है तुम्हारे 2B में, इतना तुमने लिया है, अभी बताओ डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो सकता है कि भाई क्रेडिट अवेलेबल है बट मैंने नेक्स्ट ईयर में लिया है, मेरे को 6 महीना मिलता है ना आगे, क्रेडिट अवेलेबल है बट मैंने नेक्स्ट ईयर में लिया है, विच विल कम पार्ट ऑफ दिस, अगेन इसका मेरे को ब्रेकअप लगेगा, हवा में तो नहीं बोल पाऊंगा ना, ठीक है। ये डिफरेंस आएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। अभी डिफरेंस क्यों है, ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ठीक है, बराबर है। अभी ये एंट्रीज आप पूछोगे क्या है, ये उनके अकाउंटिंग सिस्टम में ही डेटा नहीं है, हमने जब पार्टी वाइज डेटा लेजर खोला तो ये डेटा ही नहीं है, किसने दिया पता नहीं, रिलायंस को क्रेडिट, हाँ, तो उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं क्या, नहीं। सो ITC वॉज अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, मेरी मर्जी, हाँ, बराबर है, ITC वॉज अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ठीक है। फिर क्या है, ITC वॉज अवेलेबल बट इनएलिजिबल, राइट। ये डेटा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करोगे तो GST का क्रेडिट आपको दिखेगा बट एलिजिबल नहीं है, अनलेस यू आर इंश्योरिंग फॉर कोविड, जनरल मेडिकल इंश्योरेंस इज नॉट अलाउड एज अ क्रेडिट, ठीक है। ये इंपोर्ट का है, अभी इन्होंने इंपोर्ट किया था इसके लिए इंपोर्ट के सब में नहीं आता है, ठीक है। फिर डिफरेंस है,
और ITC लैप्स्ड इन फाइनेंशियल ईयर, ये दोनों का टोटल जनरली विल बी पार्ट ऑफ दिस। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंस है और लैप्स्ड है ये सेम होना चाहिए, बराबर है, बट ये फर्क क्यों है? क्योंकि ये इधर है, इधर गया, इधर गया नहीं, हाँ हाँ राइट। तो ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये सिस्टम भी कर सकता है ना, कंपेयर करके टेबल बराबर है क्या और नोटिस भेज सकते हैं, राइट। सो दिस इज वे पीपल से कि नोटिस आ सकती है आफ्टर एनुअल रिटर्न। तो आएगी तो देख लेंगे फिर हम लोग है, राइट। आगे के टेबल्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये पेड और पेएबल का टोटल आता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऑडिकली ये तो भर के आता है। इधर तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो जाती है तो तुमको क्रेडिट मिलेगा क्या? आंसर इज नो। हाँ, एनुअल रिटर्न में एक ही पॉसिबिलिटी है जो वैट में पहले थी, जो अभी नहीं है। वैट में क्या होता था कि मैंने समझो ज़्यादा भरा है तो मैं रिफंड भी क्लेम कर सकता था। वैट का एनुअल रिटर्न में मैंने अगर ज़्यादा भरा है वैट ड्यू टू सर्टन रीजंस, आई वुड क्लेम द रिफंड इफ आई फाइल द रिटर्न विद इन ड्यू डेट, राइट। इसमें ये सिस्टम नहीं है, अगर मैंने टैक्स ज़्यादा भरा तो आई विल नेवर गेट रिफंड, ठीक है। बट अगर मैंने टैक्स कम भरा तो मुझे इधर दिखा के भरना है, राइट। सो दैट इज वन वे ट्रैफिक। अगर मैंने टैक्स ज़्यादा कम भरा तो मुझे भरना है एनुअल रिटर्न के टाइम, बट अगर मैंने ज़्यादा भरा तो मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, राइट। रिफंड के कोई केसेस है उसमें ही रिफंड मिलता है, क्लियर। फिर देन देर इज अदर इंफॉर्मेशन ये टेबल 13 में भी डालना है आपको, सेम फिगर, ITC अवेल्ड फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, बराबर है। अभी ये ITC अवेल होके मेरे आउटपुट लाइबिलिटी में क्यों बढ़ रहा है, ये मेरे को आज तक नहीं समझा। आप देखोगे 5n + 10 - 11, ठीक है। दिस इज डिफरेंशियल टैक्स। अगर हमको अभी ये देखो, दिस इज डिफरेंशियल टैक्स, अगर हमको ज़्यादा भरने आया तो हमको इधर भर का इधर दिखाना है, ठीक है। अगर भरने आया तो हमको दिखाना है, क्रेडिट बढ़ गया तुम्हारा नुकसान, ठीक है। दिस डिमांड्स एंड रिफंड्स, आई नेवर सेड कि ये डिमांड्स एंड रिफंड्स इधर क्यों आ रहा है, ये ऑटो होना चाहिए। मेरे को मालूम डिमांड है कि तुमको मालूम, बट दे आर एक्सपेक्टिंग दैट टैक्स पेयर शुड नो डिमांड्स एंड रिफंड्स, तो ठीक है भाई हम डालेंगे रिफंड क्लेम, रिफंड सैंक्शन, रिफंड रिजेक्टेड, रिफंड पेंडिंग केसेस, डिमांड ऑफ टैक्सेस। तो रिफंड क्लेम्ड आएगा, ठीक है। रिफंड सैंक्शन, रिफंड जितना सैंक्शन हुआ, हाँ मतलब क्लेम में आ जाएगा ना वो, नहीं नहीं रिफंड क्लेम में आएगा 1,00,000 रुपया, ठीक है। आपका 10% डिसअलाउ हुआ तो सैंक्शन में आएगा 90, ठीक है, बराबर है। अभी आपने रिफंड एक्सेप्ट कर लिया कि रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड में आएगा 10,000, अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया तो पेंडिंग में आएगा 10,000, बराबर है, वही है ना। आपने एक्सेप्ट किया तो रिजेक्टेड में आएगा, एक्सेप्ट नहीं किया तो पेंडिंग में आएगा। हाँ नहीं, वंस यू एक्सेप्ट इट, हाँ प्रॉब्लम उल्टा है कि एक बार डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड दे दिया और उनको बाद में समझा कि आपने कुछ फ्रॉड किया तो वो निकाल सकता है वापस, हाँ। सो एक बार हमारा भी वही हुआ था कि उसको डिस्क्रिपेंसी लगा, उसने फिर से बुला लिया, फिर से उसने ये किया, तो मैं बोला आप रिटर्न की तरह रखो ना, एक बार दे दिया मतलब फन नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है, नेक्स्ट रिटर्न, बराबर है। तो वैसा नहीं है, डिपार्टमेंट कभी भी क्वेरी निकाल सकती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम नहीं निकाल सकते,
ठीक है, ये जॉब वर्कर के डिटेल्स हैं। कंपोजिशन टैक्स प्लेयर से कोई सप्लाई आया है, जॉब वर्कर से आया है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस से आया है, सॉरी। ये आउटवर्ड सप्लाईज का HSN है, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई का HSN हमने डाला नहीं है क्योंकि बहुत है इसमें, ह्यूज, ठीक है। ये लेट फी ऑटो कैलकुलेट होती है, और ये लेट फी बाय द वे इसकी है, एनुअल रिटर्न की लेट फी, राइट। एनुअल रिटर्न की भी लेट फी है ना, 100 रुपये पर डे। क्लियर है? तो इसमें कोई क्वेश्चन है? आपको करना क्या है, आपको परचेल रजिस्टर और परचेस रजिस्टर का बाइफरकेशन करना है, बस, दैट्स ऑल। व्हाई डोंट नो पीपल आर फियरिंग अरे एनुअल रिटर्न है, अभी क्या करूँ? सिंपल है ना, देयर इज सेल रजिस्टर, देयर इज परचेस रजिस्टर, उसका फिर ब्रेकअप बना दो, खत्म कर दो मैटर को, राइट। और कुछ करना है? इतने सीरियस क्यों हो गए? हैं? नाही सांगितलं त्यांनी, कॉलमच नाही बनवला, मी काय करू? मला अभी बनाओ. अभी एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग हैं, जो हमारा अभी कल सेशन होगा, तो वो एनुअल रिटर्न लेके आते हैं मेरे पास कि भाई इसको कैसे देखने का, हाउ डू आई वाउच दिस, क्योंकि तो उनका एनालिसिस करने बोला है ना एनुअल रिटर्न का, उनको खुद को नहीं आता। हाँ, ती साईट आहे वो, तुम्ही एक्सपोर्ट करता ना, EGMची साईट आहे ना, त्याच्यावर EGM व्हेरीफाय होतं, ती बघा ना, त्याच्यावर ना तो डेटा येतो त्यांना. हां, बरोबर आहे. हम्म, हम्म, हां बरोबर आहे. तुम्हाला एक्सपोर्ट केल्यावर तुम्हाला रिफंड मिळतं, राईट. व्हॉट इज रिफंड, वाय यू आर गेटिंग रिफंड? बिकॉज यू आर एक्सपोर्टिंग, यू आर जनरेटिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस, राईट. बरोबर आहे. तर पहिलं हे आहे की तुम्ही एक्सपोर्ट केलं आहे की नाही केलं आहे, ते कसं कळणार? पण शिपिंग नंबरवरनं ते काय पोर्टला विचारणार की गुड्स गेलेत की नाही गेलेत? मी शिपिंग बिल काढून मी नाहीच एक्सपोर्ट करू शकतो, पॉसिबल आहे? बरोबर आहे. EGM म्हणजे काय माझं बाबा, लोड झालं, कस्टम ओके करतो ना त्याला, की बाई शिपमेंट गया करके. हाँ, सो EGM इज कंपल्सरी दैट यू आर एक्चुअली एक्सपोर्टेड, फर्स्ट थिंग. उसमें सेकंड कंडीशन है कि तुमको साल भर में, ये 6 महीने में, कितने में, 6 महीना है ना, 6 महीने में पैसा भी आना चाहिए ना. मी FIRC टू दिस लिंक करत असाल, तो फेक एक्सपोर्ट माहिती आहे ना काय. आता मला जर का फॉरेनवरनं पैसे मागवायचे, माझा हाय रिलेटिव्ह कोणी, हां, तर मी एक शिपिंग बिल काढणार आणि पैसे मागवणार, माल इधरही आहे, बरोबर आहे. हां, आणि पूर्वी शिपिंग बिलवरती रिफंड केलेले आहेत, मग त्यांना फेक एक्सपोर्ट इन्व्हॉइसेसमध्ये लोक पकडले गेले. क्या आलेलं ना, पढ़ा नहीं क्या, कंपनी का डायरेक्टर ड्राइवर था, मालिक भाग गया, ड्राइवर पर अंदर, नहीं थे सुना? वो एक्सपोर्ट फ्रॉड ही था ना. शिपिंग बिल्स बनाए,
शिपिंग बिल पे एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम किया पूरा आईटीसी। हाँ, और जो जिस कंपनी ने किया उसका जो ऑथराइज सिग्नेटरी था, जब वो पकड़ने के लिए गए उसके घर पे, तो वो था ड्राइवर। बोला मालिक ने किया, अभी मैं क्या मालूम क्या किया। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ही वॉज द ड्राइवर एक्चुअली, और वो भाग गया। राइट, तो ये भी करते अच्छा बिजनेस है। बट अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट किया, अभी तो ज़रा एलिजिबल रिफंड भी नहीं मिल रहे। हाँ, पहले तो सबको मिलते थे रिफंड, लॉटरी थी लॉटरी। अभी सबके चले गए, इसलिए मिसयूज़ नहीं करने का लॉ को कभी भी। अभी बहुत रूला रूला के रिफंड देते हैं। मेरा तो एक गलती से दूसरे क्लाइंट में पे हो गया, उसका भी पैसा नहीं दिया अभी तक। मेरे को बोला रीज़न क्या है? पागल है, रीज़न बता रहा हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, गलती से पे किया। मतलब चलन बताओ, ये बताओ, वो बताओ। मैंने क्या फालतू के लिए। कैश लेजर का रिफंड पहले ऑटोमेटिक आता था, रिफंड डालो अकाउंट में आ जाता था, अभी आ ही नहीं रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ दे हैव बिकम स्ट्रिक्ट ऑन रिफंड्स बिकॉज पीपल मिसयूज इट। बहुत अजीबो गरीब तरीके से मिसयूज किया गया। $2 लाखाच्या वर असेल ना? हां, 2 लाखाच्या वर. हां, युडीन युडीन. हम्म. हम्म, हम्म. 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 हां, तो आधी तर त्यांना कॅन्सल करावं लागणार आणि नंतरचा परत जनरेट करावा लागणार. कॅन्सल करावा लागणार, तो मिसयूज होऊ शकतो ना. तो युडीन नंबर मी घेऊन गेलो तर मला कुठनं तरी मिळाला, बरोबर आहे, मी फ्रॉड आहे, मी रिफंड करायचं आहे, मला मला कुठनं तरी युडीन मिळाला, मी सर्टिफिकेट बनवून खोटंच बनवणार आहे ना. घेऊन गेलो त्यांनी युडीन टाकलं तर बोला अरे हा व्हॅलिड आहे, बरोबर आहे. माझं रिफंड झालं, मी पळालो, तुम्ही इट इज बेटर यू कॅन्सल दॅट युडीन. त्याला रिवोकेशन ऑफ युडीन म्हणतात. म्हणजे जेव्हा तो ऑफिसर टाकेल युडीन, पहिले अरे आता रिवोक केलं आहे, मग तो करेल बाई थांब येते बस, आपण आता नंतर सेटल करू काय करायचं. आय विल गेट कॉट ना. मी तुमचं युडीन मिळाला मला कसं तरी करून, आय डोंट हाऊ आय गेट इट वगैरे, तो गोष्ट वेगळी. मिळाला, एक फ्रॉड्युलंट रिफंड बनवलं, त्याच्यावर तो युडीन टाकला आणि पास करायला गेलो. अँड यू हॅव रिवोक द युडीन फ्रॉम बॅक एंड. सीला सांगून तुम्ही रिवोक केला. आता मी गेलो, जेव्हा तो ऑफिसर युडीन टाकणार त्याला काय स्टेटस येणार? रिवोक्ड. तो बोलणार बस येतो मी माणसाला घेऊन, राईट. वो फिर लेके जाएगा मेरे को, बराबर आहे. मग ते केलं पाहिजे तुम्ही. सी ए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल की तुम्ही युडीनचा मिसयूज तुमच्याकडनं झालं आहे. बरोबर आहे. सो यू हॅव टू टेल हिम ना की भाई सी ए रिवोक कर ले करके. एकदा रिवोक केल्यानंतर एकदा रिवोक केल्यानंतर यू आर फ्री, जो करना है कर लो. हम्म. 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 सी तुमचे फिगर्स चेंज होत आहेत ना आता. यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर डिसेंबर, राईट, यू आर अप्लाइंग टिल नोव्हेंबर. तर युअर युडीन विल चेंज. नाही चालणार ना, त्यांनी फिगर्स दिले असतील ना युडीनमध्ये काही काही. हम्म. हम्म.
रिफंड मिळत नाही. बरोबर आहे. दॅट्स गुड आयडिया ॲक्च्युली. चांगलं आहे. हं? तुमचं इनवॉइस कोण जनरेट करतं? है हो, तुम्ही एक्सपोर्ट करताय ना. हां हां. यांचं काय म्हणणं की त्याच महिन्यामध्ये जेव्हा शिपमेंट होतं त्याच महिन्यामध्ये ते इन्व्हॉइस देतात. तुमचं इन्व्हॉइस तुम्हीच जनरेट करता ना की दुसरा करतो कोणतरी? नाही. हां म्हणजे आपली इंटरनल टीमच कोणतरी करते ना. त्यांना सेट करून ठेवा की बाबा त्याच महिन्यात ज्यावेळी जाईल त्याच वेळेचं तुम्ही हे द्या. त्यातनं पण बॉर्डरलाईन केसेस असतील तर बघू काय करायचं. हे बघा, मला नाही वाटत बॉर्डरलाईन केसेस असतात. यू ऑलवेज नो जो एक्सपोर्टमध्ये काम करतो त्याला माहिती आहे कधी बोट जाणार आहे. हां फक्त तो कंटाळा करतो बिल बनवायचा. अरे बनाया ना चला लेंगे ना. हां कारण त्याला पडलेली नसते रिफंडची. रिफंडचा भलताच माणूस असतो जो रिफंडच्या मागे लागलेला असतो. त्याचं काम काय एक्सपोर्ट झालं नंतर मला पाहिजे ते करा. हां हां त्याला पकडायचं भाई का नाही करत. नाही रे बनलाय ना. अरे मग बनलाय म्हणून काय झालं पुढे ढकल ना. हं. हो नुसतं अकाउंट्समध्ये करू नका तुम्ही. नुसतं अकाउंट्समध्ये करू नका. एक्सपोर्ट बरोबर बिल कुठलं गेलं आहे. शिपमेंट बरोबर बिल कुठलं गेलं आहे. शिपमेंट बरोबर बिल जातं ना. ते जुन्या डेटचं गेलं असेल तर मग इन्व्हॉइस डेट काय असते? नाही तुम्ही करताय ते ठीक आहे ते मला कळलं पण तुमच्या जे शिपमेंट जातं त्याच्याबरोबर पण एक इन्व्हॉइस जातो माहिती आहे का तुम्हाला? शिपमेंट बरोबर पण एक इन्व्हॉइस जातो. हं? हं, हं. हं, हं, हं. नाही पण कधी कुठलं डॉक्युमेंटेशन व्हेरीफाय झालं जबरदस्तवालं तर ऑडिटमध्ये आता ठीक आहे रिफंड केलं ऑडिट होऊ शकतं तुमच्या ह्याचं. ऑडिटमध्ये ते ॲक्च्युअल बिलं मागवू शकतात समोरच्या पार्टीकडनं. मागवतील नाही मागवतील गोष्ट वेगळी. पण मागवली तर त्यांना बिल वेगळं दिसणार ना. म्हणजे बिल नंबर वगैरे सेमच असतो. सेमच असतं फक्त तुम्ही डेट सेलसाठी. ओके 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 ओके. ॲक्च्युली तुम्ही इन्व्हॉइसची डेट घेतली पाहिजे होती. मला वाटलं तुम्ही इन्व्हॉइसच बदलता टोटल. हां काय मॅच व्हायला पाहिजे. हां सिरियल ठीक आहे. करा सध्या तरी तेच करावं लागेल नाही तर तुमचं नेहमी एक रिफंड अडकून राहतील. पण कधी ऑडिटमध्ये सांभाळून. कुठल्या ऑडिटरला सांगितलं? GST वाला नाही आला ना ऑडिट करायला. हां त्याला सांगून बघा. नाही म्हणजे टॅक्टफुली हँडल करा त्याला सांगून नका बघू. हां टॅक्टफुली हँडल करा. नाही कळणार ते आमचं घाबरू नका एवढे ते हे नाही आहेत. डिपेंड ना काही ऑफिसर हुशार पण आहेत. हां हां तो बरोबर आहे. तो फक्त बोलणार की तुम्ही रिटर्न चुकीचं भरताय. तुम्ही त्याला प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सांगाल. तो तर नाही पण तुमचं रिटर्न चुकीचं आहे. तुमचा इन्व्हॉइस चुकीच्या डेटचा आहे. मग आपण काहीतरी केलं पाहिजे आणि देन देर विल बी सम नेगोशिएशन. हो नाही हे मी पहिल्यांदा बघितलं. दिस इज समथिंग ग्रेट. नाही पण तो मार्क कसा येतो मग परत? तुम्हाला अनटिक केल्यानंतर तो परत नाही टाकता येणार. हां हां हां
हे बघा, जेवढं मला माहिती आहे ना जी एस टीमधलं, तुम्ही एकदा इन्व्हॉइस केलात ना, कुठलंही नॉर्मल करा किंवा इन्व्हॉइस करा, तुम्हाला चेंजेस फक्त डेबिट नोट क्रेडिट नोटनीच अलाउड आहेत. मग हे बघा, जी एस टी समजावं लागतो लोकांना, समजत नाही. माझा एक्सपिरियन्स असा आहे की यू हॅव टू टेल देम की ऐसे ही करना है, तो वो करेंगे. मी तेच कुठल्या लेक्चरमध्ये घेतलेलं आठवत नाही. मी तुम्हाला सांगितलं की अमेंडमेंट इन जी एस टी क्या है, व्हॉट इज अमेंडमेंट. इट्स टोटली मिसकन्स्ट्रक्टिव. व्हॉट इज अमेंडमेंट मतलब क्या है, जी एस टी आर 1 मध्ये आपण अमेंडमेंट जे करतो वो, तो व्हॉट इज अमेंडमेंट कि मैंने इन्वॉइस बराबर बनाया है बट रिटर्न में डालते समय गलत किया. आई हैव मेड करेक्ट इन्वॉइस बट फॉर रिटर्न आई हैव मेड द मिस्टेक. शायद मैं जीएसटी नंबर गलत डालूँ, कॉपी पेस्ट गलत किया, जो भी है नंबर ऑफ रीजन कैन हैपन टू मेक अ मिस्टेक. वो करेक्ट करना है तो अमेंडमेंट यूज़ करने का. अगर मेरा इन्वॉइस ही गलत गया है, इफ़ माई इन्वॉइस हैज़ गॉन रॉन्ग, देन आई हैव टू डू इट बाय डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. इफ़ आई हैव टू इंक्रीज द वैल्यू, 1 लाख की जगह 1,10,000 करना है तो आई हैव टू डू इट बाय डेबिट नोट. हाँ, अगर मेरे को रिड्यूस करना है तो आई हैव टू डू इट बाय क्रेडिट नोट. सिंपल फंडा है, देर इज़ नथिंग अदर देन डैट. हाँ, लेकिन जब से वो अमेंडमेंट आया, लोगों को लगता है मैं पूरा का पूरा अमेंड कर सकता हूँ. अमेंडमेंट इज ओनली वेयर यू हैव प्रेजेंटेड अ करेक्ट इनवॉइस बट वाइल फाइलिंग द रिटर्न यू हैव मेड सम एरर. जीएसटी नंबर गलत गया, कंट्रोल डी हो गया, एक्सेल में हो जाता है, ऊपर का सेल नीचे कॉपी हो गया. तो क्रेडिट मेरे को ए पार्टी की जगह बी पार्टी को चला गया, वो भी पार्टी बोम्बा बूम करे, ए पार्टी भी बोम्बा बूम करे. तो मैं क्या करूँगा, मैं अमेंडमेंट डालूंगा. बिकॉज अगर मैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट दूँ तो ए पार्टी मुझे बोलेगी भाई तूने बिल ही नहीं दिया, डेबिट नोट क्यों दे रहे. मेरे को बिल ही नहीं आया, बिल तो तूने बी पार्टी को दिया. बी पार्टी बोल रही मेरे पास बिल है, तूने क्रेडिट क्यों नहीं दिया, और अभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या कर रहा है. तो वो अमेंडमेंट हो जाएगा तो उसको क्रेडिट, अभी जनवरी का अपने फेब्रुवरी, उसको जनवरी से क्रेडिट मिल जाएगा. राइट, उसको जनवरी से क्रेडिट मिल जाएगा, ही विल बी हैप्पी. तो दैट इज द अमेंडमेंट. समझा ना. अमेंडमेंट क्या है कि आपने चीज़ें ठीक की है बट रिटर्न में गलत किया है. डेबिट नोट क्रेडिट नोट के सी ऐसा नहीं है कि इन्वॉइस भी आपका गलत बन सकता है. वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेबिट नोट दो. एंड एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज अ वेरी वैलिड रीजन फॉर अ डेबिट नोट, जो तो आपके हाथ में भी नहीं है. फिर आप ई इन्वॉइस का डेटा आप रिटर्न में क्यों नहीं डाल रहे हो, वो वाला एक चीज़ है. आप जरा इन्वेस्टिगेट कर लो क्या लॉजिकल रीज़न है उसके लिए. उल्टा आपका ई इन्वॉइस अगर सही है, हाँ अगर आपका इन्वॉइस में बहुत इश्यूज हो रहा है तो अलग बात है, बट अगर ई इन्वॉइस अगर सही है तो आप GSTR 1 डेटा डाउन, ई इन्वॉइस का डेटा पूरा डाउनलोड करके चेक कर सकते हो बराबर है क्या. अगर वो सही है तो काय को डिलीट करने का, वाई टू अननेसेसरली डिलीट. यू नो ना, वाइल फाइलिंग द रिटर्न यू कैन डाउनलोड द ई इन्वॉइसिंग डिटेल्स. ठीक है. अभी हम कैसे करते हैं कि कभी कभी ई इन्वॉइसिंग में भी डबल एंट्री आ जाती है. क्यों आ जाती है हमको नहीं मालूम. हाँ आती है, एक इन्वॉइस 2 बार चला जाता है, 2 बार आ जाता है, तो वो इन्वॉइसेस ही हम चेंज करते हैं. सारा डिलीट करके सारा नहीं फिर से चढ़ाते. दोन वेळा झालं म्हणजे काय होतं. हां, एक इन्वॉइस टाकला, ठीक आहे, काहीतरी चुकलं, क्रेडिट नोट टाकली, कॅन्सलेशन रिक्वेस्ट टाकली, ती कॅन्सलेशन रिक्वेस्ट गेली नाही. ठीक आहे, समोरचा पार्टी अरे इन्वॉइस दो काय मागे लागलेला असतो. माणूस काय करतो, जाऊ दे कॅन्सलेशन नंतर बघू, आधी इन्वॉइस जनरेट करतो. इन्वॉइस जनरेट करतो, तो पाठवला, तो सुखी सगळे सुखी. अरे भाई हे कॅन्सल कोण करणार. हां, अँड दॅट इज अपरंट एरर. हे ई इन्वॉइसिंगमध्ये होतं. मला आजच्या तागात कळत नाही की 24 तासातच कॅन्सल करायची काय सिस्टम है. हाँ, सो ई इन्वॉइसिंग में 24 आवर्स में ही आपको कैंसिल करना है. आई नेवर अंडरस्टूड वाई दिस 24 आवर्स. हाँ, आइडियली ई इन्वॉइसिंग का पर्पस क्या है कि मैं अगर आपको इन्वॉइस देता हूँ तो आपको डर रहता है कि मैं क्रेडिट दूंगा कि नहीं दूंगा. बराबर है. हाँ, आज हम B2C B2B में जो भी कर रहे हैं, हम लोगों को इन्वॉइस आता है बड़ा अमाउंट का, हमको डर रहता है ना भाई ये क्रेडिट देगा कि नहीं देगा. वी फियर, राइट.
ई इनवॉइस में क्या करेगा, वो बारकोड आता है मानो बारकोड, ठीक है। उसके बाद वो क्रेडिट हमको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज ई इनवॉइसिंग, राइट, बराबर है। हाँ, तो सामने वाले को इंश्योर होए कि उसको क्रेडिट मिले, वो ई इनवॉइसिंग है। इसके लिए उसने 24 घंटे ही दिए क्रेडिट कैंसिल करने के लिए। माई क्वेश्चन इज वाई 24 आवर्स? मैंने ई इनवॉइस दिया, आप खुश हो गए क्रेडिट, मैंने इमीडिएटली कैंसिल किया, दूसरा ई इनवॉइस दिया। जिसको फ्रॉड करना है, हाँ, वो 24 घंटा बहुत है उसके लिए, बराबर है। जिसको फ्रॉड करना है उसके लिए 24 आवर्स अ बिग टाइम, दे कैन डू मेनी थिंग्स। हाँ, मग क्रेडिट नोट मारावी लागते। हाँ हाँ हां, आता आमची क्लायंट एक बँक ऑफ बरोडा, BFSL म्हणतो आपण त्याला, बँक ऑफ बरोडा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड, ठीक आहे, गव्हर्नमेंट कंपनी आहे। त्यांनी आमच्या क्लायंटची तर अशी वाट लावून टाकली, एवढे सारे सेल इनवॉइस आणि मग तेवढ्या सारे डेबिट नोट्स। हाँ, हमने बोला क्या किया भाई? नहीं, वो हम कुछ ट्राई कर रहे थे। बोला मेरे नंबर पे, किसी और नंबर पे ट्राई करते ना। अरे तकरीबन 250 नेट डिफेक्ट 0 आ रहा है। हाँ, 250, मैं ऑफिसर को क्या जवाब दूँ कि इतना परचेस हुआ और इतना क्रेडिट नोट आया? समझा ना? मेरा प्रॉब्लम ये था, ठीक है 250 बार ट्राई करो मेरे नंबर पे। अच्छे लोग लेते, थोड़ा थोड़ा कम होता, और मेरे साथ और भी लोग रहते ना, जब हम स्क्रूटीनी को जाते, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, इसको भी, मेरा भी हुआ, चल हम सब एक साथ। हाँ? समझा ना? दे वर ट्राइंग, दे वर वेंट फॉर ई इनवॉइसिंग लास्ट टू लास्ट ईयर जब पहली बार आया था। सो BFSL इज अ सब्सिडरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो बैंक्स को ई इनवॉइसिंग नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, यू नो दैट, तो नो बैंक इशूज ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग बैंक को है नहीं, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इफ दे वांट टू डू दे कैन डू, और कोई बैंक करती नहीं है, तो BFSL BOB भी करती नहीं है। तो इनके आधे से ज़्यादा स्टाफ BOB से आते हैं, तो किसी को पता नहीं। हाँ, तो सडनली ये मेरे को समझा कि सडनली किसी कंसल्टेंट ने बोला अरे तुमको तो करना चाहिए, तुमने किया नहीं, तो दे अरे करना है, तो इधर उधर से सॉफ्टवेयर वगैरह ढूंढा, और देन दे ट्राइड एनीथिंग कि करके देखते। तो हमारे क्लाइंट का नंबर चूज़ किया और 250 इनवॉइस आ गया अचानक। बोले ये क्या है? फिर क्रेडिट नोट भी आए। सो R&D किसी एक पे मत करो, दैट इज द ओनली थिंग आई रियलाइज। 5-6 जन पे करो, ठीक है। सो गुड पार्ट ऑफ दिस, आई मीन अगेन मैं बता रहा हूँ, ये 8 में है ना, ये नेट ऑफ होके आके फिगर आती है, क्योंकि हम भी टेंशन में थे कि एनुअल रिटर्न में कैसे दिखाए। इट हैपेंड नॉट विद दिस पार्टी, विद सम अदर पार्टी, बट 8 में ये नेट ऑफ होके आ गए, तो इसका इफेक्ट नहीं आया इधर। तो हम लोग खुश थे भाई, वी वर हैप्पी कि उसका, नहीं तो एक्सप्लेनेशन किसको दूँ। हाँ, बट वो अगर 2B लेके बैठता है तो वो पूछेगा भाई ये क्या है, राइट। और हमारा नॉर्मल मतलब मंथ का 2B रहता है 70-80 आइटम का, तो पूरा हिला दिया उसने, राइट। हम्म, आयडियली पर्सनल ट्रिपला गेले तर डायरेक्टरचं पण मिळणार नाही, मग ते चुकतंय ना, म्हणजे तुम्ही लिटरल लॉ मिनिंगचं। हां, तुम्ही घेतलं? हां, जेव्हा तुम्ही ऑफिसरकडे जाल
हां 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 बरोबर इन्व्हॉइस घेऊ दे ना कंपनीच्या नावावर काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे तुम्ही इनएलिजिबलमध्ये दाखवू शकता ना 4243 अदर आय टी सी 17.5 हे 17.5मध्ये ब्लॉक क्रेडिटमध्ये जाईल. आपण केलेलं ना बिल्डिंगसाठी जे काय लागत असेल हां राईट. आपण कुठलं एक्झाम्पल घेतलं बिल्डिंग ह्या ते ह्या ह्याच्यामध्ये व्हॉट इज मुवेबल अँड व्हॉट इज नॉट मुवेबल कॅन यू आयडेंटिफाय इझिली. हां आता समजा मी इथे मार्बल लावला असेल आता मी असा नाही लावला मी खाली मार्बल आहे पकडा. ठीक आहे ते वुडन फ्लोरिंगच्या ऐवजी. हां कॅन आय टेल दिस मार्बल इज मुवेबल. कॅन आय लॉजिकली प्रूव्ह. हां म्हणजे मी असं एक्झॅक्ट कापून घेऊन जाईन नॉट लॉजिकल. ठीक आहे चल मी एक्झॅक्ट कापून घेऊन पण जाईन बट वेदर दॅट मार्बल अँड यू ओरिजिनल परचेस इज द सेम थिंग. त्यात काही फरक नाही येणार. मी आत्ताच लावला मार्बल असा मस्त लावला हां आणि क्लायंट मला बोललं की समज बोला अच्छा निकालले. हां आता मी तसाच मार्बल परत काढला. कॅन आय रिमूव्ह एक्झॅक्टली द वे आय पुट इन विदाउट चेंज. हल्लीच लावला असेल ना 1-2 दिवसापूर्वी लावलेला पण म्हणजे कडक झाल्यानंतर आय कॅनॉट. हां आणि मी जर का प्रयत्न केला तर तो तुटणार इट विल ब्रेक. आणि मी तो रिटर्न करायला गेलो तर तो कधीच होणार नाही रिटर्न. सो ते क्रेडिट तुम्ही डिफेंड करणं कि ये मेरा क्रेडिट है ये मुझे मिलना चाहिए विल बी वेरी डिफिकल्ट. समझा ना. हां ऑफिसर आला सांगायचं इसके पास जाओ मार्बल इसके पास. हां हे बघा प्रायव्हेटली हेल्ड कंपनीमध्ये ह्या पॉसिबिलिटीज येऊ शकतात. सो यू हॅव टू हँडल टॅक्टफुली. बेसिकली म्हणजे आम्ही कसं ॲडवाईस करतो किंवा आम्ही कसं करतो इन दॅट केस आम्ही मेल करतो. त्या मेलला रिप्लाय येत नाही की घ्या नका घेऊ काही नाही रिप्लाय. एका मेलला एक नोटेड म्हणून रिप्लाय आला नोटेड. हां काय नोटेड. हां आता त्याची आली स्क्रुटिनी. हाँ तो ऐसे कैसे हमने ज़्यादा लिया बोले ये देखो नोटेड नोट किया ना अभी नोट दो उसको. ठीक है यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग. मेल करके रखो. सेल्स प्रमोशन म्हणून होऊ शकतं ते होऊ शकतं एक वेळ क्रेडिट मिळू शकतं एक वेळ क्रेडिट मिळू शकतं. काय हां तुम्ही ॲज अ बिझनेस प्रमोशन आणि ती रेग्युलर नॉर्मल एक्सरसाइज असेल तर देऊ शकतो. डिपेंड आता तुम्ही किती मोठं करताय. तुम्ही रोलेक्सचे 1-1 लाखाचे वॉचेस घेतले तर विचारेल भाई एवढा गिफ्ट प्रमोशन. हां मग तो विचारेल भाई थोडा प्रमोशन इधर भी करो. नाही ऑफिसर येईल तेव्हा बोलेल थोडा इधर भी प्रमोशन सेल्स प्रमोशन करो मेरे भाई घडी चाहिए मुझे. त्याला पण सेल्स प्रमोशन करावं लागेल तुम्हाला. हां ना नाही ते इथे टाकायचं असतं. म्हणजे 6मध्ये कुठे दाखवायचं असतं मी तुम्हाला सांगतो. ते ॲक्च्युली झालं पाहिजे 6मध्ये तुम्हाला इथे दाखवायचं असतं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. इथे ही 1694ची फिगर आली आहे ना. ठीक आहे ही 2B मध्ये रिफ्लेक्ट होत नाही बरोबर आहे. 2B मध्ये ही वेगळी फिगर टाकावी लागते इथे. कळलं ना 1694 दिसते ना ही फिगर 16794 ती सेम फिगर ही इथे टाकली आहे आम्ही. कळलं. हा IGST ऑन इम्पोर्ट आपण भरलेला.
कळलं? टू बी मध्ये का दिसत नाही? कारण आपले जे कस्टम हाऊसेस आहेत ते त्यांना एक रिटर्न युटिलिटी दिलेली, पण ते कोणीच अपलोड करत नाही. सांगतात आमच्याकडे खूप काम असतं, म्हणजे आम्ही खाली बसलेलो आहे बोठ्याकडे. त्यांना एक युटिलिटी दिलेली, त्यांना अपलोड करायचे होते की सगळ्यांच्या क्रेडिटमध्ये ऑटो रिफ्लेक्ट होईल इम्पोर्ट म्हणून, तिथे तुम्हाला दिसेल टू बीमध्ये इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, पण ते होत नाही आहे. हा एक प्रॉब्लेम आहे. कोणाचं झालं आहे का? तुमचं झालं आहे? कोणाचं झालं आहे का तुमचं ऑनलाईन? तुम्ही कुठनं इम्पोर्ट करताय सध्या? हां, इम्पोर्ट पोर्ट कुठलं आहे? डिफरन्शियल फिगर इथे टाकू नका हो. मी आधीच बोललो की तुम्हाला हां बायफर्केशन करायचं आहे. हां हां, टू बीमध्ये दिसत नसेल तर तुम्हाला तिथे दाखवायचं कुठे आहे? टू बीचं क्रेडिट तुम्हाला इथे करायचं आहे, तुम्हाला खाली दाखवायचं आहे. इथे येणारच नाही, तुम्हाला येणार खाली. फक्त 6मध्ये दाखवताना ही 6ची फिगर आणि ह्याची मॅच झाली पाहिजे. फक्त 6मध्ये दाखवताना तुम्ही हे नका करू. कळलं काय? डोंट शो बॅलन्सिंग फिगर हिअर. ते एकदम रिस्की काम आहे बॅलन्सिंग. आणि वेन यू ट्राय टू ब्रेक करून तुम्ही फिगर घेणारच असाल तर बॅलन्सिंग फिगर दाखवायची कशाला आहे? व्हॉट इज नीड? बॅलन्सिंग फिगर म्हणजे बॅलन्स एंट्रीज असतील, तुम्ही कॉल घ्या ना, तो कुठल्या ना कुठल्या बकेटमध्ये जाईल. राईट? ठीक आहे. एनी अदर क्वेरीज? ठीक है, बंद कर दो ना, ये फाइल डिलीट करनी है मुझे.